निखिल जी 2 मिनट दीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं। निखिल जी, आर यू देयर? हाँ जी सर। स्टार्ट करते हैं। Let's welcome to all participants, and already we have 5 minute delay, and but we will learn something on the composition scheme in the day 2, as we have all learned yesterday about the today's yesterday topic on QRMP scheme and various other issues. And today's topic all about composition scheme and related matter and legal validity of 2A and 2B. And our eminent participant also there from entire, not only North India, from across the India, and ग्रेट। speaker also from our no, central India, from Jaipur. So welcome to you, Nikhil ji, on this virtual platform. As I am traveling, so I am in right now in car. But let me introduce you. Uh, Nikhil ji is eminent expert on GST and delivered many seminars in various region, platform, study circle, and groups. So, and he's very much knowledgeable person on the topic. So, without taking much of the time, and yesterday all participants have joined and enjoyed the session. So, I hope today also everybody will love to listen Nikhil ji on the relevant topic. And over to you, Nikhil ji, for your deliberation. And I request our team to start the recording. Over to you, Nikhil. Okay, thank you very much, Sumit ji, for the wonderful introduction, and I welcome all the participants. Very good evening. And today is the second day of the certificate course on GST. And as we all know, certificate means we will have a very deep and 360-degree view discussion on whatever topic we are having. So today our topic is on composition scheme and 2A and 2B. So without wasting much of time, I'll start my session. So before sharing my presentation, so I will just start with one example to give you a brief, basic idea about the composition scheme and how is it different from normal scheme. And then we will understand in detail the finer details of the legal aspects as well as other compliances. तो सर मान लीजिए कि एक किराना स्टोर है दिल्ली में आपका, और अभी आपने हाल ही में बिजनेस स्टार्ट किया, 5-6 महीने हुए। नाउ आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर हो गया है और सारा लोकल सेल किराना स्टोर है। सिंस नाउ योर टर्नओवर इज मोर देन 40 लाख, तो आपकी अब रिक्वायरमेंट आ जाती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो अब जो किराना स्टोर के ओनर है वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि सर अब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरे को कराना है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पहले तो ये गाइड करें। तो सर लोकल सेल है, इफ इट इज मोर देन 40 lakhs और सारा गुड्स का सेल है, तो यस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। तो अब सर
मैं नॉर्मल में जाऊं या उसके अलावा कोई और स्कीम अवेलेबल है, आप इसके मेरे को प्रोज एंड कॉन्स बताइए। तो कंसल्टेंट बोलते हैं कि सर अगर आप नॉर्मल में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, किराना स्टोर है तो बहुत सारे आइटम्स होंगे, लेट से मोर देन 100 स्टॉक आइटम्स आपके पास होंगे, सब पे अलग अलग जीएसटी रेट्स होंगी, किसी पे 12 होंगी, किसी पे 18 होंगी, किसी पे 5% हो सकती है। तो इफ यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ इन जीएसटी एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, सो आपको डिटेल में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो परचेज का हो चाहे वो सेल का हो। परचेज साइड में यू विल मेंटेन कि आपको आपने कितना जीएसटी अपने वेंडर को पे किया है ऑन डिफरेंट स्टॉक आइटम्स। वो 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, सबका आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। वो एक आप डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। सिमिलरली आप सेल्स का भी डाटा मेंटेन करेंगे, आप पूरा एक बिलिंग सिस्टम सेट करेंगे जिसमें आप एचएसएन वाइज आपको देखना पड़ेगा कि यार किस पे कौन सी रेट लगने वाली है। तब किराना स्टोर का ओनर कहता है सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इतने छोटे लेवल पे मैं काम करता हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेंटेन सच ए डिटेल्ड स्टॉक रिकॉर्डिंग, और मैं कैसे रेट डिसाइड करूं एचएसएन, क्योंकि आज हो सकता है 100 आइटम्स हैं, कल 1000, 500 हो सकते हैं, कल 1000 हो सकते हैं, और सारे रनिंग इन्वेंट्री। तो हमने कहा कि सर ठीक है कोई बात नहीं, आपको एक और स्कीम देते हैं जो सरकार ने दी, विच वी कॉल इट एज अ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरे क्वार्टर का सेल उठाना है, उस पर एक परसेंटेज जो भी स्पेसिफाइड रेट है वो लगानी है, और वो आपको सरकार को जमा कराना है। ना ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देखना है, ना ही आपको ये देखना है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइटम्स पे क्या रेट है, वो आपको नहीं देखना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन स्कीम एंड नॉर्मल स्कीम। So now we start. I hope I am audible and you can see my presentation also. तो अगर लेमन टर्म्स में बात करें तो जो जो स्कीम आई है, ये शुरू से जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से दिस कंपोजिशन लेवी स्कीम इज देयर। ये इन्हीं तरह के जो किराना स्टोर्स हो गए या जो स्मॉल स्केल्स प्रोवाइडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनके लिए स्कीम लाई गई, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों चाहे वो ट्रेडर्स हों। और नाउ फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर से अप्रैल 2019 से सर्विस प्रोवाइडर को भी उसका बेनिफिट देने के लिए उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। तो उसमें आपका रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन है, पर एक सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है पूरी स्कीम का वो है कि आप सिर्फ लोकल सप्लाई ही कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे को दिल्ली से नोएडा भी कोई अगर सप्लाई करनी है, कोई सेल करनी है, अगर कोई भी कस्टमर मेरा आउटसाइड दिल्ली है, चाहे नोएडा में हो चाहे गुड़गांव में, तो मैं इस स्कीम में नहीं जा सकता। एक इसका एक लिमिटेशन है। आईटीसी का कोई भी झंझट नहीं, ना ही आप आईटीसी का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ना ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। 100% आपको कैश पेमेंट करना है जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होगी। क्वार्टरली पेमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वार्टरली पेमेंट। कल ही जो डिस्कशन हुआ है, अरुण जी ने जो क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में आपको बताया होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक क्वार्टरली नई स्कीम आई है जिसमें आपने देखा होगा कि रिटर्न्स फाइलिंग इज क्वार्टरली, पर जो पेमेंट होता है टैक्स का दैट इज मंथली। पर जो कंपोजिशन स्कीम है इसके अंदर आपका टैक्स पेमेंट इज आल्सो क्वार्टरली। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस स्कीम, अ कंपोजिशन स्कीम एंड नॉर्मल स्कीम। सेकेंड, दिस इज अ ऑप्शनल स्कीम, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। इट इज नॉट मैंडेटरी, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसमें अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन इंटीमेट टू दी गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम और डिटेल में अभी आज चर्चा करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप जो जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी आती है, यूजुअली क्या होता है, जो भी आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी होती है आप अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं टैक्स इनवॉइस पर। या कभी भी आपने देखा होगा आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी होती है तो वो बिल पे लग के आता है। इसका मतलब कि कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया जाता है, कस्टमर इज द एंड कंज्यूमर जिनसे जीएसटी बेयर होता है। पर इस वाली स्कीम में जो भी आप जीएसटी का पेमेंट आप करेंगे उसमें आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। इट इज अ कॉस्ट टू यू, इट इज अ कॉस्ट टू द टैक्स पेयर। दिस इज द बेसिक एंड क्रक्स अबाउट दिस स्कीम in 5 minutes. So now we will go into much deeper details and understand the legal implication. तो आपको हो सकता है देखने में लग रहा हो कि सर ये तो बहुत ही आसान स्कीम है जो आपने बताया कि ये सारी चीजें, पर सर स्कीम इज देयर, पर उसके साथ देयर वेरियस कंडीशंस
which you have to fulfill. So this is not a unconditional scheme, it is a conditional scheme जिसमें बहुत सारी conditions आपको fulfill करनी होगी. अगर एक भी condition अगर आप violate करते हैं तो उसके there are deeper consequences. तो मान लीजिए कि आप आज कंपोजिशन स्कीम आपने अवेल कर ली, उसका आप सारा कंप्लायंसेस कर रहे हैं. अब आप स्मॉल स्केल एक सप्लायर हैं, आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जीएसटी प्रोविजंस की, और आपने अपने रिटर्न्स फाइल करना स्टार्ट कर दिया. नाउ बाय अननोइंगली और नोइंगली अगर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगर वो वायलेट हो जाती है, तो उसके बाद, और अगर मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं लगा और 6 महीने टाइम निकल गया, आप कंपोजिशन स्कीम में बने रहे, उसके हिसाब से टैक्स पेमेंट करते रहे. अगर आपने कोई स्कीम का कोई वॉल्यूशन कर दिया तो फिर आपको नॉर्मल स्कीम के हिसाब से जो भी टैक्स की लायबिलिटी होती है वो पे करनी होगी. तो सपोज अगर कोई आप ट्रेडिंग करते हैं किसी आइटम की, स्टॉक की, और उस पर जीएसटी का रेट होता है 18%, और यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में आप पे करते हैं 1%, तो उस नॉर्मल स्कीम के हिसाब से उस 18% की जीएसटी लायबिलिटी आप पे आएगी इफ यू आर वायलेटिंग एनी कंडीशन और आपको वो पता ही नहीं लगा. सो देयर आर वेरियस मेजर कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप वायलेशन करते हैं. So that's why it is really important with understanding the benefits, we also understand in detail what are the conditions and what are the eligibility criteria. There are different permutation and combination which we will discuss today with various examples. So if I give you a broad idea of the scheme, कि अगर legal provisions की बात करें तो हर एक्ट के अंदर जो भी लीगल प्रोविजंस होते हैं उसमें एक चार्जिंग सेक्शन होता है, राइट, जिससे वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी गवर्न होती है. तो अगर कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो सेक्शन 10 इज द मेन गवर्निंग सेक्शन, जिससे ये पूरी स्कीम गवर्न होती है. दैट कंटेन्स द एलिजिबिलिटी, कंडीशंस इन एलिजिबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स व्हिच वी विल डिस्कस. दिस इज अ बेसिक. देन इट इज फॉलोड बाय वेरियस रूल्स जिसमें आपके रिटर्न्स फाइलिंग आ जाते हैं, दैट आल्सो विल डिस्कस. देन इंटीमेशन, अगर कोई स्कीम अवेल करनी तो उसके लिए इंटीमेशन देना जरूरी है. क्या रेट्स उसमें लगेगी, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, दैट विल टॉक अबाउट. ये स्कीम की टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्या होगी, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है या फिर इसमें कोई थ्रेशोल्ड टर्नओवर का लिमिट है, वो लिमिट है तो किस स्टेट में कितना है, कौन सी कैटेगरी में कितना है, दैट विल डिस्कस, व्हिच इज गवर्न बाय नोटिफिकेशन 14/2019. क्योंकि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कई बार इसमें चेंजेस होते रहे टर्नओवर क्राइटेरिया में, दैट विल डिस्कस. एंड देयर आर अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी, आपको इनवॉइसिंग कैसे करनी है, ईवेबल का प्रोविजन है, रिटर्न्स फाइलिंग का क्या है. और देन अगर आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आते हैं, इफ यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, तब आपको क्या करना है. अगर आप नॉर्मल स्कीम में और आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तब आपको क्या करना है. तो टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, अगर इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू आर ए टैक्स पेयर और इफ यू आर कंसल्टेंट और ए प्रैक्टिशनर, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल योर क्लाइंट्स, अगर आप आज की तारीख में इफ यू आर प्लानिंग कि आप कंपोजिशन स्कीम अवेल करना चाहते हैं, सो दिस इज वेरी मच रिलेवेंट कि वी यू पे अटेंशन टू आवर एंटायर डिस्कशन, बिकॉज 31 मार्च 2021 इज द लास्ट डेट जिससे पहले आपको ये अवेल करना पड़ेगा ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसमें अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है. ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी क्राइटेरिया. सबसे पहले ये स्कीम 4 पार्ट में डिवाइड है. इसमें देयर आर, वी कैन से 4 बास्केट्स और 4 कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जो इसके अंदर कवर होते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी इज मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स. यहाँ पे मैंने बोला है ऑफ गुड्स, जहां पे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. अभी सिर्फ हम एलिजिबिलिटी एज पर दी थ्रेशोल्ड बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कंडीशन है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स. अब एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन क्या होगी वो भी अब हम समझेंगे. पहले जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि क्या क्या कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स इसके अंदर आए. तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स और ये जो अदर सप्लायर्स है, ये दोनों एक तरह से 2 कैटेगरीज हैं. एंड इसमें डिफरेंट जो प्रोविजन है दोनों में सेम प्रोविजन सप्लाई हो रहे हैं. वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से, एंड यहाँ पे सिर्फ आपको जो अलाउड है दैट इज गुड्स की एक्टिविटी अलाउड है, बट सर्विसेज की क्या एक्टिविटी अलाउड है वो भी हम समझ लेते हैं. सेकंड आपका है रेस्टोरेंट, जहाँ पे अगर कोई भी आपने देखा अगर कोई स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट है, कोई ईटिंग जॉइंट है या कोई कैंटीन है,
या कोई इस तरह का कोई स्मॉल टेक अवे रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए भी ये स्कीम एलिजिबिलिटी बनती है इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 crores. Now this aggregate turnover we have to check for the preceding financial. तो हम जितने भी एग्जांपल्स हैं वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो अपकमिंग फाइनेंशियल। तो मेरे को ये जो टर्नओवर कब चेक करना पड़ेगा, मेरे को ये टर्नओवर चेक करना पड़ेगा फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 इफ आई हैव टू अवेल दिस स्कीम फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22। एंड देन ये एक अदर सप्लायर्स की एक रेस्यूटरी कैटेगरी आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब ये क्यों आई है, ये इसलिए आई थी क्योंकि इससे पहले जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर को शामिल नहीं किया गया था, उसको अलग से ऐड किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। सो दिस रेस्यूटरी कैटेगरी अप्लाइज ओनली इफ यू आर नॉट एलिजिबल अंडर 1, 2 और 3। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको ये अवेल करना पड़ेगा। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन, देन ओनली यू कैन गो अंडर दिस कैटेगरी ऑफ अदर सप्लायर्स। अब इसमें एक कैच क्या है, इसमें कैच ये है कि इसमें जो एग्रीगेट टर्नओवर है दिस इज ओनली अप टू 50 lakhs का ही है एज कंपेयर टू बाकी में आपका 1.5 करोड़ का। अगेन दिस इज फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। अभी जो 1.5 करोड़ की जो लिमिट है, ये 3 की हम बात करें, जो 1.5 करोड़ की लिमिट है ये इन स्टेट्स के अंदर 75 lakhs की ही मिलेगी। इट मींस अगर आप इन स्टेट में कहीं भी अगर रजिस्टर हैं या रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये जो एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो करना है अप टू 75 lakhs। अगर 75 lakhs से आपने क्रॉस कर दिया तो आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दीज 3 अदर सप्लायर्स में दिस 50 lakhs इज कॉमन अक्रॉस एंटायर इंडिया। तो ये कुछ स्टेट्स है जो हमें ध्यान रखना। अब सवाल आएगा सर ये एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होगी, और ये इसके अलावा जो हमने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, क्या मैं सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्या मेरे को थोड़ा बहुत भी सर्विस का प्रोविजन अलाउड है? नहीं। तो सर जब इनिशियली ये स्कीम आई थी तो मेरे को आई वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी सिंगल प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो मान लीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया किराना स्टोर का। अब किराना स्टोर वो चलाता है, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है उसकी कुछ एंसिलरी एक्टिविटीज हो सकती है। लेट्स से कि उसके पास कोई कमर्शियल शॉप है, उससे उसका रेंट आता है। लेट्स से कोई कमीशन इनकम आती है, कोई ऐसे इंटरमीडियरी ही इज वर्किंग, मे बी ही इज एन इंश्योरेंस एजेंट और समथिंग। तो वहां पे अगर 1 रुपए का भी अगर मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो पहले ये स्कीम मेरे को अलाउ नहीं होती थी, बट नाउ दे हैव अमेंडेड इट। और उसमें एक प्रोविजन उन्होंने ये डाल दिया है कि चलिए सर इस चीज को, इस स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए कि जहां पे आपका थोड़ा बहुत अगर सर्विस की एक्टिविटी भी होती है विद योर कोर एरिया ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट, तो वहां पे हम आपको एक परमिशन अलाउ करते हैं कि आप अगर इफ योर टर्नओवर, जो भी आपका पिछले साल का टर्नओवर है, उस टर्नओवर का 10% तक आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर मैं किराना स्टोर हूँ तो मान लेते हैं अगर मेरा टर्नओवर पिछले साल में, राइट, 20-21 की बात कर लेते हैं, 20-21 में मेरा 31 मार्च तक मान लेते हैं मेरा टर्नओवर होता है 1 करोड़ का, और अगले साल के लिए मेरे को स्कीम में जाना है। तो अगले साल जब मैं स्कीम में जाऊंगा और सारी कंडीशंस अगर मैंने फुलफिल करनी है, तो जो रेंटल इनकम है या कोई कमीशन इनकम है या कोई और इनकम है, वो मेरी 10% ऑफ दैट टर्नओवर मींस 10% ऑफ 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर 10 लाख से ज्यादा का कोई रेंटल इनकम होता है या एग्रीगेट बेसिस पे सबको मिला के इफ इट इज क्रॉसिंग 10 लाख देन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, और वो वायलेशन उसका हो जाएगा। तो या तो 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर। नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड रेस्टोरेंट, और अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है, चाहे वो एग्रीगेट टर्नओवर हो, जब हम टर्नओवर देख रहे हैं तो पहली चीज एलिजिबिलिटी के लिए जो 1.5 करोड़ की एलिजिबिलिटी है या 50 लाख की एलिजिबिलिटी है, उसके लिए हम पूरे पैन इंडिया का टर्नओवर देखेंगे, राइट। और जो ये 10% वाला जो क्राइटेरिया है, ये तो हम स्टेट वाइज देखेंगे। जिस स्टेट में मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस स्टेट में मेरा जो भी टर्नओवर हुआ है उसका 10%, राइट। तो अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर
का एक कैलकुलेशन भी समझेंगे आगे। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रेट्स ऑफ टैक्स विच आर एप्लीकेबल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, राइट, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हूँ, प्लस जो भी मेरा 10% ऑफ सर्विस जो मेरे को एलिजिबल है, तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। नाउ टर्नओवर की डेफिनेशन इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट। तो टोटल टर्नओवर चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, मेरे को इसमें इंक्लूड करना है। इसमें एक ही एक्सक्लूजन यहाँ पे दे रखा है, वो एक्सक्लूजन क्या है, that it will not include any interest income from fixed deposits, from loans or from any savings account। तो कोई भी अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही तो उसको ना ही एग्रीगेट टर्नओवर के क्राइटेरिया में काउंट करेंगे, ना ही जब मेरे को टैक्स पे करना है उस टाइम में उसको काउंट करूंगा। इसका मतलब उसमें मेरे को ना ही कोई टैक्स पे करना है। थर्ड, जब मैं ये 10% वाले लिमिट निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा ऑन टर्नओवर इन स्टेट, तो उसमें भी मेरे को इसको शामिल नहीं करना है। अब ये और क्लियर हो जाएगा और भी एग्जांपल्स के साथ में इसको समझेंगे, तो इट विल बी मोर क्लैरिफाइड। तो मैन्युफैक्चरर की जो कैटेगरी है, और ना मैन्युफैक्चरर जहाँ पे एक डेफिनेशन भी दे रखी, पहले एक्साइज में भी डेफिनेशन होती थी, तो मैन्युफैक्चरर मीन जहाँ पे आप कोई ऐसी कोई रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं और एक कोई नया डिस्टिंक्ट आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है, विच इज ऑल टुगेदर अ मार्केटेबल प्रोडक्ट, सो दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जहाँ पे 1% ऑफ टर्नओवर आपको करना। जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको रेस्टोरेंट रेफर किया, बट इट फॉल्स अंडर जो भी आपका एक शेड्यूल 2 है, उसके अंदर पैरा नंबर 6B है, उसमें एक डीम्ड सप्लाई का प्रोविजन है जो कहता है कि सप्लाई ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट, विच इंक्लूड्स एनी कंपोनेंट ऑफ सर्विस, तो वो डीम्ड सर्विस मान लिया जाता है। तो मोरलेस इट अप्लाइज टू अ रेस्टोरेंट हो गया, या कोई ईटिंग जॉइंट हो गया, चाहे कैंटीन होगी या आउटडोर केटरिंग होगी, तो वो भी उसमें शामिल होता है, राइट। उसमें जो आपका रेट है, जो आपको टैक्स पे करना है, वो आपको 5% पे करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, जितना मेरा टर्नओवर होगा उसके पास मेरे को 5%। अब ये जो 5% है, दिस इज टोटल टैक्स, ये स्प्लिट होगा 0.5% फॉर सीजीएसटी एंड 0.5% फॉर एसजीएसटी। सिमिलर इज द केस विद रेस्टोरेंट एंड दिस अदर्स एंड अदर्स, क्योंकि कंपोजिशन लेवी में आपका आईजीएसटी का कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसलिए ऑलवेज प्लीज रिमेंबर कि जो टैक्स होगा इट विल ऑलवेज बी अ लोकल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सो दैट्स विल स्प्लिट इनटू इक्वल पार्ट्स, 2.5% एंड 2.5%, और पूरे टर्नओवर को मेरे को पे करना। उसके बाद जो अदर कैटेगरी है, अदर देन दिस, अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट, विच इज एप्लीकेबल फॉर ट्रेडर्स के लिए। अभी ट्रेडर्स के लिए क्यों एप्लीकेबल है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं, आपका सवाल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो एक कंडीशन है कि आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते अदर देन 10% ऑफ द वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रेडर्स, और उसमें आपका टैक्स रेट क्या है, 8%। अब यहाँ पे कैच क्या है कि दिस 1% अप्लाइज ओनली फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, मींस अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। इन दिस कैटेगरी ट्रेडिंग मतलब हो गया खरीद बेच, मैंने कोई सामान खरीदा और एज इट इज उसको बेच दिया, उस पर कोई भी प्रोसेसिंग या कोई भी एक्टिविटी मैंने नहीं करी है। जो किराना स्टोर हो गया, चाहे आपका कोई रिटेल शॉप होगी, दिस ऑल कवर अंडर दी रिटेल आपका ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कोई फैक्ट्री होगी, वो कवर होगी जहाँ पे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं, and which falls under the definition of manufacture, which is defined under CGST law. So यहाँ पे आपको एक बेनिफिट अवेलेबल है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन टैक्स पर। अब सर आप कहते हैं कि सर ये ठीक है, मैं किराना स्टोर है मेरा, उससे मेरा टर्नओवर है 50 लाख का पिछले साल का, पर सर जो मेरा रेंटल इनकम है थोड़ा सा ज्यादा है और कुछ कमीशन भी आता है, राइट, तो वो कम से कम 15 लाख का है। तब कह रहे हैं सर अगर 15 लाख का टर्नओवर है, इसका मतलब आपका 50 लाख का 10% सर्विस कितनी होगी, 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब 15 लाख की सर्विस प्रोवाइड करनी, तो आप इन तीन इस कैटेगरी से बाहर हो गए, आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज के लिए उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप इस कैटेगरी में अगर नहीं फॉल कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी कैटेगरी देते हैं, अदर सप्लायर्स रेसिडुअरी कैटेगरी, जो हमने बात करी है, जिसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी अप टू 50 lakhs for preceding financial year, excluding interest on deposits and loans।
तो जहां पे अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं। ये एक रेसिडेंशियल कैटेगरी कोई भी जा सकता है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर उसमें टैक्स रेट इज वेरी मच हायर, इट इज 6%। सो दिस इज इंटेंडेड फॉर सर्विस प्रोवाइडर, जिसके लिए कोई अदर स्कीम नहीं थी, जहां पे यूजुअली जो टैक्स रेट होती है नॉर्मल में 18%, और यहाँ पे उसको उन्होंने 6% मीन्स 3+3 ओनली ऑन द टैक्सेबल टर्नओवर अगेन आपको करना है। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द टैक्स रेट। I hope, is it audible? Earlier, Shivani, I have received a message from Shivani. I hope I am audible now. Right. Okay. तो सर एग्रीगेट टर्नओवर की जैसा हमने डिस्कस किया, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा, पूरे पैन इंडिया का। इसका मतलब अगर मेरा एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, ऐसे ही मेरा किराना स्टोर गुड़गांव में है, दोनों में मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो दोनों से जो भी टर्नओवर हो रहा है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो पैन इंडिया टर्नओवर मेरे को देखना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नील रिलेटेड सप्लाईज पे मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज पे ऐड करनी पड़ेगी, टैक्सेबल सप्लाईज ऐड होंगी। एक्सपोर्ट किया है तो ऐड होगा। स्टॉक ट्रांसफर, अगर मैंने अपने दिल्ली के किराना स्टोर से गुड़गांव के किराना स्टोर पे कोई स्टॉक ट्रांसफर किया, आप सब जानते हैं कि उस पर जीएसटी लगता है इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर पे, तो वहां पे भी वो ये ऐड करना पड़ेगा। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाईज टू बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब मान लेते हैं कि 21-22 के लिए मेरे को देखना है, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया जनवरी 2021 से जीएसटी में, उससे पहले मेरा टर्नओवर था अप्रैल से लेके दिसंबर तक मेरा टर्नओवर था 30 लाख का, राइट। और जनवरी से मार्च का मेरा टर्नओवर है 30 लाख। तो अब जो मेरे को ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है 1.5 करोड़ का चाहे 50 लाख का, तो उसमें टर्नओवर आप सोचिए कि यार मेरे को जब से मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तब से ही तो मेरा टर्नओवर काउंट होना चाहिए। मेरे को टैक्स तो उसी पे देना है जिसमें जीएसटी में मैं रजिस्टर हुआ जनवरी से, मीन्स 30 लाख। यू आर राइट, आपको टैक्स तो 30 लाख पे देना है, पर जब टर्नओवर क्राइटेरिया की बात आएगी, एलिजिबिलिटी की बात आएगी, तो वी हैव टू इंक्लूड टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल, मीन्स 30 + 30 आपका टोटल 60 लाख का टर्नओवर माना जाएगा। उससे ये आपकी कैलकुलेशन होगी। सो इट इज नॉट रिलेवेंट कि आप जीएसटी में कब रजिस्टर होते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का पूरे साल का आपका टर्नओवर आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओनली एक्सक्लूजन क्या है उसमें, इंटरेस्ट इनकम अगर कोई है डिपॉजिट्स की, लोन्स की, कोई जीएसटी है तो वो उसमें एक्सक्लूड होता है, और कोई आरसीएम की लाइबिलिटी तो वो कभी भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती। तो चलिए अब कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, और आई विल लाइक कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो चाहें तो चैट बॉक्स में उस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज देयर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सो लेट्स से आवर फर्स्ट एग्जांपल, ऑल्दो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया बट स्टिल, तो मेरा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग है मिस्टर ए की, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 1 जुलाई 2020 को। अप्रैल 20 से जून 20 उसका टर्नओवर कितना था, 15 लाख। जुलाई 20 से मार्च 21 में उसका टोटल टर्नओवर हुआ 1.5 करोड़ का। अब मेरा सवाल है कि क्या मैं 21-22 में इस स्कीम में जा सकता हूं या नहीं जा सकता? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? नितेश जी का कहना है कि नहीं जा सकते, तो यस हम इसमें नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि मेरे को 1 अप्रैल से टर्नओवर देखना है, और 1 अप्रैल से जब मैं टर्नओवर काउंट करता हूं तो वो मेरा 150 + 15 165 का टर्नओवर हो गया। सो आई एम नॉट एलिजिबल इन एनी ऑफ दी स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा टर्नओवर है 130 लाख का फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और इंटरेस्ट इनकम है फिक्स डिपॉजिट की 10 लाख की, और मैंने 21-22 में स्कीम में ऑप्ट की, तो ऑप्ट कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि पूरा टोटल भी करें तो 150 लाख से कम है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मैं मैक्सिमम कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ इन 21-22 में, कितनी वैल्यू ऑफ सर्विस में मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता हूँ। नितेश जी का कहना है कि 20 लाख तक की मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। 20 लाख आपने कैसे निकाला? तो चलिए इसको देखते हैं। आपका जो कैलकुलेशन इसमें होगा वो ऐसे होगा, 10% और 130, इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम शामिल नहीं होगी जो हमने बात करी थी। इसका मतलब हो गया 13 लाख
वर्सेस 5 lakhs which is high. So मैक्सिमम मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ 13 लाख की। अगर 13 लाख से ज्यादा की अगर मैंने 21-22 में सर्विस प्रोवाइड करी तो मैं इस स्कीम से बाहर हो जाऊंगा, मेरे को मैंडेटरीली ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और मेरे को रेगुलर रिटर्न्स में आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरा अगर टर्नओवर 145 lakhs का है, इंटरेस्ट इनकम 10 lakhs है, तो क्या मैं स्कीम में एलिजिबल हूं या नहीं हूं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22? आई एम एलिजिबल इन द स्कीम। बाय? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम इसमें काउंट नहीं होगी और माय 145 इज वेल बिलो द लिमिट ऑफ 150 lakhs, राइट? ओके, नाउ थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब मेरा टर्नओवर है 145 लाख, इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख, जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि बाहर हो जाएगी। पर एक मैंने लैंड, एक प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन किया है 1 करोड़ का 20-21 में। अब मैं स्कीम में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं? व्हाट शुड आई डू? क्या मैं स्कीम में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? डिफरेंट व्यूज आर देयर इन ऑडियंस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते सर, ये जो सेल ऑफ लैंड की हम बात करेंगे क्या है? क्या ये सप्लाई है? देखिए सर, एग्रीगेट टर्नओवर में वही चीज काउंट होंगी जो सप्लाई है। जो सप्लाई ही नहीं है वो आप उसमें काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पे अगर मैंने सिर्फ लैंड का सेल किया है, सो दिस इज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 3। जब वो सप्लाई ही नहीं तो मेरे को इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन वेरी वेल गो इनटू द स्कीम बिकॉज इट इज 145 इज माई टोटल टर्न। और वहीं पे अगर 145 के साथ अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड हो जाती है तो उसको मेरे को काउंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई है। देन आई विल नॉट बी एबल टू गो इनटू द स्कीम। अब चलिए अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I would like if someone from audience should answer this. Mr. A having registration in Delhi. उसके 2 रजिस्ट्रेशन है, एक दिल्ली में और एक उत्तराखंड में। एक में मेरा सेल है 120 लाख का और एक में मेरा सेल है 30 लाख टोटल। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एग्रीगेट टर्नओवर मेरे को देखना है पूरा दोनों रजिस्ट्रेशन का जो 150 लाख है। सो नाउ वेदर एम आई एलिजिबल टू गो इनटू दिस स्कीम और नॉट? दीना जी का कहना है कि यस आई कैन गो इनटू द स्कीम। कमलेश जी का कहना है कि मैं नहीं जा सकता। तो कमलेश जी आप बता सकते हैं व्हाट इज द रीजन कि मैं इस स्कीम में क्यों नहीं जा सकता? चलिए हम इसको समझते हैं। जो सर उत्तराखंड के अंदर हमने देखा था जो लिमिट है दैट इज 75 lakhs। ये एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। तो अगर कोई भी ऐसे स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन है, भले मेरा दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, वहां के लिए लिमिट 1.5 करोड़ है, पर क्योंकि मेरा उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम। मेरे को 75 lakhs पे ही रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। I hope we are able to decipher what theoretical aspects we have discussed and we can relate very well with the practical examples. चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आई एम एलिजिबल फॉर द स्कीम और मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ 1 करोड़ का ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर एंड 50 lakhs ऑफ एग्जेम्प्ट टर्नओवर। अब मेरा जीएसटी कितना मेरे को पे करना? तो सर जहां पे अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो मेरे को पूरे 1.5 करोड़ पे 1% पे करना। और जहां पे अगर ये 100 lakhs का जो टर्नओवर है अगर सिर्फ वो ट्रेडिंग एक्टिविटी का होता तो वहां पे सिर्फ मेरे को टैक्सेबल टर्नओवर पे 1% पे करना। दोनों में रेट तो सेम है लेकिन दोनों में टर्नओवर किस में क्या काउंट करना है दोनों डिफरेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम स्कीम अवेल करते हैं तो हम वहां पे राइट कैटेगरी चूज करें और वी अंडरस्टैंड कि हमारा कितना, इवन बिफोर गोइंग इनटू द स्कीम वी शुड डू दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या मेरे को एक्चुअल में जाने में कोई फायदा है या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। So Mr. A is engaged in job work in textile industry which amounts to manufacture. अच्छा मैंने पहले आंसर बता दिया। Yes, charge job work charges rupees 60 lakhs in financial year 21. Now wishes to opt for the scheme. क्या वो स्कीम में जा सकता है या नहीं जा सकता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है जॉब वर्क बेसिस। तो सर यहाँ पे आप ये समझें कि उसकी एक्टिविटी क्या है। उसकी जो एक्टिविटी है वो ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, वो किसी और के लिए करता है। फॉर हिम द एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस वो जॉब वर्क चार्जेस ही रिकवर करता है। जो मटेरियल है दैट बिलोंग्स टू एनी अदर पर्सन। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए जो स्कीम है दैट इज ओनली फॉर अप टू 50 lakhs. Since my turnover is more than 50 lakhs, I cannot go into the scheme.
अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जहां पे अगर जो किराना स्टोर की हम बात कर लेते हैं, उसके और भी मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेस है। उसका किराना स्टोर की ट्रेडिंग है, फिर थोड़ा बहुत उसने एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी कि ठीक है मैं एक अपना ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करूंगा। उसका एक रेंटल इनकम भी है, कमीशन इनकम है, और एक उसने साइड में एक अपना टेक अवे रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर दिया। अब वो आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि सर मैं क्या कोई स्कीम में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, आप मेरे को सजेस्ट करें। तो हम इसके सारे सिनेरियोस लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो पहला, अगर ट्रेडर है और मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर मतलब ट्रेडिंग भी करता है मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो यस एलिजिबल है, 1% में जा सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है और रेस्टोरेंट भी चलाता है, तो क्या उसके लिए कोई कैटेगरी है? उसके लिए आपकी जो ट्रेडर वाली कैटेगरी है उसके अंदर आप रेस्टोरेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडर मैन्युफैक्चर में 1% में नहीं जा सकता। और सेकेंडली, अगर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो भी मैं कोई ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ अप टू 10%। तो मैं उन दोनों स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नहीं हूँ, बट यस आई एम एलिजिबल फॉर अदर सप्लायर कैटेगरी अगर मेरा टर्नओवर इज अप टू 50 lakhs, और वहां पे आपका टैक्स रेट क्या है? वहां आपको टैक्स पे करना है 6%। तो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, जब तक तो मैं 1% में जा सकता हूँ, और वो जो मेरा 10% वाला रूल मेरे को फॉलो करना है। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के साथ अगर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो मैं स्पेसिफिक जो कैटेगरी से उससे बाहर हो जाऊंगा। मेरे को सिर्फ अगर अदर सप्लायर वाली कैटेगरी में अगर मैं फॉलो कर सकता हूँ लुकिंग टू द टर्नओवर, ओनली देन आई कैन अवेल द स्कीम, अदरवाइज आई हैव टू फॉलो द नॉर्मल स्कीम। अब चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया और एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए अब रजिस्ट्रेशन ले लिया, रेस्टोरेंट के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, तब क्या होगा? सर तब भी दोनों का टर्नओवर काउंट होगा। इन दैट केस आल्सो मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एग्रीगेट पैन बेस्ड टर्नओवर मेरे को देखना और उसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड होगी। चलिए, नेक्स्ट इज एंड लास्ट फॉर दिस टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए, इफ आई एम रजिस्टर्ड इन नोएडा एंड वांट्स टू सप्लाई सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट रजिस्टर्ड इन नोएडा, कैन ही डू सो? एग्जाम्पल थोड़ा पहले आ गया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आई विल स्किप इट हियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी थी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टर्नओवर के हिसाब से। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड इनएलिजिबल टैक्स पर्सन भी हैं जिसको ये स्कीम चाहे आपका कितना भी टर्नओवर हो आपको वहां से बाहर करती है, कि आपको नहीं मिलेगी। वो क्या क्या है? If you are engaged in any supply which is not leviable to tax, leviable to tax का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल क्या क्या आइटम्स है? नॉन टैक्सेबल आपके आते हैं अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड कुछ स्पेसिफाइड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके हैं। अब यहाँ सवाल आता है, शेड्यूल 3 के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो वो एक तरह से हम उसको नेगेटिव लिस्ट कहते हैं कि उस पर जीएसटी लगता है। क्या अगर मैं उसमें से कोई एक्टिविटी करता हूँ जिसमें एक आपका सेल ऑफ लैंड भी आता है, राइट, या कोई एम्प्लॉय वाली सर्विस है, अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट, तो क्या तब भी मैं स्कीम से बाहर हूँ? नहीं सर, क्योंकि जो शेड्यूल 3 है वो क्या है? दिस इज नॉट ए सप्लाई, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जो सप्लाई है। तो ये दिस इज नॉट ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज नॉट इवन ए सप्लाई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसी कोई एक्टिविटी करता हूँ। तो इसलिए अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी का सेल का ट्रांजेक्शन होता है तो स्टिल आई एम वेरी मच एलिजिबल इनटू दिस स्कीम। सेकंड, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, अमेजोन पे मैं ऑनलाइन सेलिंग मैंने स्टार्ट करी, मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत टर्नओवर मेरा ऑफलाइन सेलिंग से, नाउ आई हैव वांटेड टू डू ए ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग करते ही, और जहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, जो आज की तारीख में मोस्टली सब पे अप्लाई होते ही हैं, इन केस ऑफ चाहे अमेजोन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे आपके ये जो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों पे होते हैं। तो अगर कोई रेस्टोरेंट है, अगर वो स्विगी या जोमेटो पे भी अपना कोई रेस्टोरेंट उसने लिस्ट किया और उससे भी उसकी कोई इनकम आती है, और उस पे अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की लाइबिलिटी है कि उसको 1% टीसीएस अगर कलेक्ट करना है, तो वहां पे आप इस स्कीम में नहीं जा पाएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल एक्सेप्ट 9 सबसेक्शन 5। 9 सबसेक्शन 5 वहां पे अप्लाई होता है जहां पे जो
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको बोला गया है कि आप उनके बिहाफ पे टैक्स पे करें, सच एज ओला, उबर, जो हाउसकीपिंग वाले एप्स होते हैं, आपका अर्बन क्लैप हो गया, तो उसमें दे आर लाइबल टू पे द टैक्स। वो इससे बाहर है, उनका टीसीएस की भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है, अदरवाइज आप इसमें नहीं जा पाएंगे। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यू कैन नॉट गो इनटू द स्कीम। एंड नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स, चाहे आपने वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिछले साल करी हो, तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जाना चाहता हूँ, तो अगर मैंने 20-21 में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करी हो या फिर करंट ईयर में करी हो, तो मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा। अब कौन सी कैटेगरी से, वो कैटेगरीज ये हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, अदर एडिबल आइसक्रीम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, पान मसाला एंड ऑल गुड्स रिलेटेड टू टॉबैको प्रोडक्ट्स है। और रिसेंटली एक नई एंट्री यहाँ पे ऐड हुई है, इरिटेड वाटर, जो बेसिकली विच अप्लाइज टू जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उसमें नॉन एल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं उस पर अप्लाई होते हैं। इनकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप इसमें नहीं जा पाएंगे। तो मेरा यहाँ पे सवाल आप लोगों से है, समवन फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज आंसर मी, कि मेरी एक पान की शॉप है, ठीक है, और अच्छी मतलब बहुत फेमस पान की शॉप है, और वहाँ पे मैं ठीक है पान वगैरह बनाता हूँ, और भी काफी सारे पैकेट आपने देखा होगा कि मैं नमकीन भी बेचता हूँ, साथ में सिगरेट भी बेचता हूँ, राइट, साथ में मैंने गुटखा भी बेचा, जर्दा भी बेचा। तो क्या मैं उस स्कीम में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? नितेश जी का कहना है कि नहीं जा सकते हैं, आयुषी जी का कहना है कि जा सकते हैं। तो मेजोरिटी गोस विद कि हम जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि बात समझ में आ रही है। यस डेफिनेटली वी कैन गो। व्हाई? क्योंकि दैट इज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। हम यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन की बात करें, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आई कैन गो टू द स्कीम, चाहे वो आइसक्रीम का हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे कोई और हो। अब कंडीशंस है बहुत सारी जो हमें फुलफिल करनी है। अगर कोई भी कंडीशन अगर वायलेट होगी तो आई हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस। तो मैंने सारे फुलफिल कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर लिया, मैंने इवन ऑप्ट भी कर लिया। उसके बाद अब कंडीशंस क्या है तो देख लें। कंडीशन पहली है कि मैं इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई अलाउड नहीं। तो यहाँ एक सवाल आता है कि क्या मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता हूँ फ्रॉम वन रजिस्ट्रेशन टू अनदर रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट? क्योंकि नाउ मल्टीपल बिजनेस अगर मेरे रजिस्ट्रेशन मेरे को अलाउड है, तो जैसा हमने बात करी कि मेरे एक रेस्टोरेंट था, एक किराना स्टोर थी, दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर मैंने ले लिया। उन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनता है उसका जो भी राशन पानी है वो किराना स्टोर से आता है, तो इंट्रा स्टेट बट दोनों में सप्लाई है, तो टैक्स तो लगेगा, उसका तो कोई डाउट नहीं। तो क्या मैं ये स्कीम में तो भी जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? कोई कंडीशन का वायलेशन तो नहीं? तो अगर इसको हम ध्यान से समझें तो यहाँ पे जो वायलेशन स्पेसिफिकली है इंटर स्टेट, मींस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे भले ही टैक्स लग रहा है क्योंकि दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन हैं, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाते हैं जीएसटी में, पर दोनों विद इन द स्टेट का ट्रांजेक्शन है, तो यस आई कैन। एक ये एग्जांपल हमने देखा था एससीजेड से रिलेटेड कि नोएडा में मैं रजिस्टर्ड हूँ, नोएडा की सेज यूनिट में मैं कोई सप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस स्कीम में जा सकता हूँ? मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इवन दो बोथ आर लोकेटेड इन सेम स्टेट, बट सप्लाई टू एसईजेड यूनिट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो जहां इंटर स्टेट आ गया तो वहां पे मैं नहीं जा पाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लोकेशन कोई। ये हमने बात करी ली। अगर एक रजिस्ट्रेशन पे अगर कंपोजिशन स्कीम फॉलो होती है तो दूसरे पे भी वो फॉलो करनी पड़ेगी, या तो सारे रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में रहेंगे या फिर सारे मेरे किस में रहेंगे, मेरे सारे रहेंगे नॉर्मल में। अब इसमें अगर आप प्रोविजन पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन में मेरी कैटेगरी अलग हो सकती है, कि एक में मैंने ट्रेडिंग कैटेगरी ले ली और दूसरे में रेस्टोरेंट की कैटेगरी। स्टिल दिस इज अ ओपन इश्यू, क्योंकि वहां पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन इतना सा है कि स्कीम में आपको रहना पड़ेगा, मतलब कंपोजिशन लेवी में आपको रहना पड़ेगा। पर अगर पूरे इसके स्कीम के जो उसको इंटेंशन की बात करें तो वहां से कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको सेम ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा, तभी यू कैन गो इनटू द स्कीम। अगर आप दिल्ली में कोई रजिस्ट्रेशन आपका है तो उसमें भी आप ऐसे ट्रेडर फॉलो करेंगे,
और चाहे आपका नोएडा में है तो आप उसमें भी ऐसे ट्रेडर फॉलो करेंगे, अदरवाइज इट विल बी ए डिफिकल्ट इशू। चलिए, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, इट इज ए कॉस्ट फॉर मी, आई कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट मेरे को आरसीएम की अगर कोई लाइबिलिटी तो वो मेरे को पे करनी, पर उसका आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने कोई फॉरेन पेमेंट किया उसमें मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी होती है, या कोई फ्रेट का पेमेंट किया उस पर आरसीएम की लाइबिलिटी है, या कोई एडवोकेट का बिल है उस पर आरसीएम की लाइबिलिटी है, तो वो मेरे लिए एक तरह से कॉस्ट है, आई कैन नॉट क्लेम दी आईटीसी। कुछ उसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जहाँ पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। बिल ऑफ सप्लाई जो भी मैं इशू करूंगा उसको मेरे को लिखना पड़ेगा, और एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का एट प्रोमिनेंट प्लेस पे। दीज आर द मेजर कंडीशंस व्हिच आई हैव टू फॉलो। अदर देन जो एलिजिबिलिटी अब देखी थी उसमें एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं समझता हूँ कि काफी लोग हो सकता है मिस कर जाते हैं, टर्नओवर वाला जो क्राइटेरिया 10% वाला, उसको जरूर ध्यान में रखें। हो सकता है अगर वो आपने वायलेशन कंटिन्यू रहा आपका 5-6 महीने, उसके बाद में पता लगा तो देयर विल बी हैवी कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आप उसी दिन से, जिस दिन से आपका वायलेशन हो गया, मान लिया जाएगा कि आप उस स्कीम में एलिजिबल नहीं, और उससे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा नॉर्मल स्कीम से, और वो हो सकता है कि उस पर हैवी लाइबिलिटी आपकी बन जाए। तो आप प्लीज इस चीज को डेफिनेटली रिव्यू कर लें। ये एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख लिए, सो आई विल स्किप देम, एंड नाउ वी विल कम ऑन द कंप्लायंस स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने बात कर ली इन पे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है, कंप्लायंस स्ट्रक्चर क्या है, पूरे कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला, जहां पे मैं कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहा हूँ, और हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से मैंने स्कीम में ऑप्ट करना, और मैं सारे कंडीशंस और एलिजिबिलिटी फुलफिल करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक इंटीमेशन देना पड़ेगा CMP 02 में कि सर मैं इस स्कीम में जाना चाहता हूँ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21, और वो कब से देना है, एनी टाइम बिफोर 31 मार्च की फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले मेरे को देना पड़ेगा, ताकि 1 अप्रैल से ही मैं इस स्कीम में जा पाऊं, कंपोजिशन लेवी में फॉलो कर पाऊं। तो अब सर जब भी मैं स्कीम में जाता हूं, राइट, अभी मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूं, तो नॉर्मल टैक्स पेयर का मतलब ये हो गया कि मैं जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करता हूं, और जो मेरा परचेज है उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको मैं क्रेडिट क्लेम करता हूं। तो मान लीजिए कि मैं कोई ट्रेडर हूं और मैं सीमेंट की ट्रेडिंग करता हूं, और एज ऑन 31 मार्च 2021 में डेफिनेटली मेरे पास कुछ ना कुछ तो स्टॉक रहेगा ही रहेगा, राइट। अब स्टॉक का क्या होगा, जो भी मेरा स्टॉक है एज ऑन 31 मार्च, राइट, उस पे मैंने क्रेडिट तो क्लेम कर लिया, आईटीसी मैंने डेफिनेटली क्लेम कर लिया होगा, मेरे होलसेलर हो गया, या मेरा डायरेक्ट अगर कंपनी से मटेरियल आता है तो उस पे जो भी परचेज पे बिल पे जो टैक्स लग गया है वो मैंने डेफिनेटली अपने क्लेम कर लिया होगा, अपनी बुक्स में क्लेम कर लिया होगा। हो सकता है स्टॉक मेरा पुराना भी हो, जनवरी का हो, दिसंबर का हो, कोई सा भी स्टॉक हो सकता है। अब जब मैं कंपोजिशन स्कीम में चला गया, कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, आपको रेट का बेनिफिट दिया गया है कि आपको 1% ही जमा कराना है, जबकि अगर आप नॉर्मल में रहते तो आपको 28% की लाइबिलिटी थी। वो ठीक है कि आप कलेक्ट करते कस्टमर से आगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करते हैं, पर सिंस आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप 1% टैक्स जमा कराएंगे, तो वो जो स्टॉक आपके गोडाउन में है एज ऑन 31 मार्च 2021, एक दिन पहले जब आप स्कीम में जाना चाह रहे हैं, तो उस स्टॉक पे जो आईटीसी आपने क्लेम किया वो आपको रिवर्स करना है, और उसके लिए एक फॉर्म है फाइलिंग ऑफ आईटीसी 03, इसको हम और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट गिव यू ओवरव्यू ऑफ द कंप्लायंस स्ट्रक्चर। तो एक आईटीसी 03 कब फाइल करना, विद इन 60 डेज जो आपके फॉल होते हैं, 30 मई तक मेरे को फाइल करना, और उसके बाद फिर नॉर्मल जो रिटर्न्स मेरे फाइल होने, CMP 08 मेरा फाइल होगा क्वार्टरली बेसिस पे, जिसमें मेरे को टैक्स का पेमेंट करना है। बहुत ही सिंपल, रिटर्न भी नहीं है बेसिकली, ये तो एक स्टेटमेंट है, मैं तो इसको चालान ही कहता हूँ, इट्स एज गुड एज चालान की, जहाँ पे मेरे को सिर्फ एक अपना टैक्सेबल वैल्यू देना है और टैक्स दिखाना है, और मेरे को टैक्स पेमेंट करना है, सारा कैश में पे करना है। ना ही इसको एक्ट के अंदर रिटर्न कहा गया, इट इज नॉट ए रिटर्न। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट आप इंपॉर्टेंट दीजिए। रिटर्न सिर्फ एक ही, वो है GSTR 4, जो अब एनुअल रिटर्न है। यही पहले क्वार्टरली रिटर्न हुआ करता था, वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया CMP 08 से, और इसको इन्होंने एनुअल रिटर्न बना दिया। और ये मेरे को कब फाइल करना है, ये मेरे को फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, 30 अप्रैल 2022
22 तक मेरे को ये फाइल करना है। दिस इज द ओनली कंप्लायंस विच आई हैव टू फॉलो। और इसमें सबसे क्रिटिकल कंप्लायंस है वो होगा ये वाला, अगर आपके पास हैवी स्टॉक है और उस पर आपने आईटीसी क्लेम किया है, इंक्लूडिंग अगर मान लीजिए आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज करी है, उसका भी आईटीसी लिया है तो उसका भी रिवर्सल होगा, वो भी हम बात करते हैं। चलिए, आईटीसी 03 रिवर्सल ऑफ आईटीसी। और आई थिंक आई होप कि आप इस लॉजिक को समझ गए कि वो क्यों आईटीसी रिवर्सल कराना चाह रहे हैं, क्योंकि आप टैक्स चार्ज नहीं कर पाएंगे और आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप 1% टैक्स पे करें। तो चाहे वो आपका इनपुट्स हो, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें सारे आपके सिनेरियोस आ जाएंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और मैंने पिछले साल ही इसको सेटअप किया है, मींस दिस आफ्टर कोविड-19, लेट्स से जून 2020 में मैंने इसको सेटअप किया। मैंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया, प्लांट एंड मशीनरी का सब कुछ किया, बट बहुत ज्यादा मेरा अभी टर्नओवर हुआ नहीं और मैं चाहता हूँ कि मैं स्कीम में जा सकता हूँ, राइट। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी परचेज पे जीएसटी पे किया उसका मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। नाउ ऐसा 31 मार्च को क्या पोजीशन है, मेरे पास एक कुछ रॉ मटेरियल भी पड़ा है, राइट। कुछ मेरे पास डब्ल्यूआईपी पड़े हैं सेमी फिनिश्ड जो अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, कुछ मेरे पास फिनिश्ड स्टॉक भी पड़ा है जो अब मैं बेचने वाला हूं। तो सरकार आपसे क्या कहती है कि इन इनपुट्स में रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल आपका कितना डब्ल्यूआईपी के अंदर है और कितना फिनिश गुड्स है, उसका एक कैलकुलेशन करें क्वांटम, कि कितना क्वांटम का स्टॉक ऑफ किसका, इनपुट्स का, जिसपे आईटीसी लिया है। हम यहाँ पे वो नहीं बात करेंगे आपने फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स की बात नहीं करें, हम बात करें आईटीसी ऑन इनपुट्स। वाई? क्योंकि आईटीसी तो आपने इनपुट्स पे लिया ना, सेमी फिनिश या फिनिश पे तो इनपुट्स लिया ही नहीं होगा, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने उसको मैन्युफैक्चर किया। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि एक तो ये रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी हो गया, ये तो आपके पास अवेलेबल रहेगा स्टॉक से, इन दोनों में कितना आपका क्वांटम ऑफ इनपुट्स है, कितना रॉ मटेरियल गया, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर मैंने कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर आपने देखा हो, कोई इंडस्ट्री देखी हो बिल्डिंग ब्लॉक्स की, जो आजकल ब्रिक्स को, फ्लाई एज ब्रिक्स को, जो पहले वो रेड जो आती ईट आती थी उसको रिप्लेस कर दिया है। नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं फ्लाई एज ब्लॉक्स, जिसमें सीमेंट भी जाता है, फ्लाई एज भी जाता है, जिप्सम भी जाता है, और भी 2-3 तरह के और आइटम्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है। तो एक तरह से आपके सारे रॉ मटेरियल हो गए, उसका जितना भी स्टॉक है डब्ल्यूआईपी में और फिनिश में आपको अलग से आप कैलकुलेशन करें फीफो बेसिस पे। फीफो बेसिस का मतलब क्या हो गया कि लेटेस्ट अवेलेबल जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो आपको देखने, उस इनवॉइसेस से आप मैचिंग करके आप निकालेंगे कि इतना जो क्वांटिटी पे मैंने कितना टैक्स पे किया, और वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो रिवर्स पहले तो आप क्रेडिट बैलेंस अगर आपके पास पड़ा है तो वो आप यूज कर लें, और अगर क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया तो आपको कैश लेजर से भी उसको पे करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट लेजर उसके बाद भी रह जाता है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, वो आप कभी बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यार इस साल 21-22 में मैंने कंपोजिशन स्कीम अवेल कर ली, अगले साल मैं दोबारा नॉर्मल में आना चाहता हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका वो आईटीसी बैलेंस लैप्स हो जाएगा। इसके आपको करस्पॉन्डिंग इनवॉइस वाइज आपको आईटीसी 03 में डिटेल्स देनी है। जो आईटीसी 03 का जो फॉर्मेट है इनवॉइस वाइज, उसमें डिटेल देनी। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? अब कैपिटल गुड्स मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को मैंने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो पूरे 1 साल उसको यूज किया। अब 1 अप्रैल 2021 से मैं कंपोजिशन स्कीम में आ गया। तो सरकार कहती है, वो कहती है कि सर जो कैपिटल गुड्स आप परचेज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, हम उसकी लाइफ मानते हैं 5 साल की। 5 साल की उसकी यूजफुल एक लाइफ होती है, एक्रॉस कोई भी नेचर हो सकता है, एक्चुअल में उसकी 3 हो, 10 हो, 5 हो, पर वो आपके लिए जो जीएसटी के हिसाब से 5 साल उसकी लाइफ मान। तो वो कहते हैं कि आपने उसको 5 में से 1 साल यूज कर लिया, तो 4 साल तो आपने यूज किया ही नहीं है। और सिंस नाउ यू आर इनटू द कंपोजिशन स्कीम, तो 4 साल के हिसाब से जितना आईटीसी बनेगा प्रोपोर्शनेट उतना आप रिवर्स कर दें। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन ऐसे होगी, तो मान लेते हैं कि 1 लाख का टोटल आईटीसी मैंने क्लेम किया। अब मैंने उसको यूज कितना किया? इस एग्जांपल में मैंने 4 साल 6 महीने 15 दिन उसको यूज किया। अब 15 दिन को भी इन्होंने राउंड ऑफ करके बोल दिया कि सर ये आपका
4 साल और 7 महीने यूज हो गया, मतलब 5 साल में से अब कितना बचा, सिर्फ 5 महीने और बचे हैं जो आपने उसके यूज नहीं किए, रिमेनिंग यूजफुल है। तो इस 5 महीने का प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालने कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 60, 60 कैसा है 5 years into 12 60 months, और 5 महीने जो बचा है तो 8,000 का आप आईटीसी रिवर्स करना है। अब हो सकता है आपका सवाल हो सर ये तो बहुत पुराना प्लांट एंड मशीनरी है और मेरे पास इसका कोई इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या करें। सर देखो कैपिटल गुड्स में उन्होंने कोई भी बेनिफिट, उन्होंने कहा कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, पर इनपुट्स और इसके के लिए जरूर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो भी आप प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेस पे जो चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा उसके बेस पे भी आपको रिवर्सल तो करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हैं इनवॉइस नहीं भी है तो भी रिवर्सल कराएंगे, पर जहां पे इनवॉइस नहीं होता तो आईटीसी नहीं देते। दैट्स हाउ इट इज। So I hope I am clear to everyone कि जो आपको ये स्कीम है रिवर्सल वाली ये क्लियर हो गई है। If you have any doubts, then we will have a Q&A session and we can take up all your doubts at the end of the session. चलिए आगे बढ़ते हैं। So now we are moving to next compliance structure, जहां पे अगर मेरे को कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाना है। आज मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर हूँ इस साल में, अब 21-22 से मैं अगर बाहर जाना चाहता हूँ, क्या नहीं ये मेरे को नहीं बैठ रहा है, मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, या मैं कोई और कारण हो सकता है कि मैं कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, वट एवर मे बी द रीजन, अगर मेरे को इससे बाहर जाना है तो क्या करना। अब सर बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो एक विड्रॉल का इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर वॉलेंट्री आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो बिफोर विड्रॉल आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा CMP 04 में, और उसके बाद में अभी मैं इस पे आता हूँ। और जहां पे अगर कोई कंडीशन आपने वायलेट कर दी और आपको मैंडेटरी ऑप्ट आउट करना ही है तो वहां पे विद इन 7 days में आप वो इंटीमेशन दे सकते हैं। जहां पे मैंडेटरी या कोई प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कोई नोटिस दिया है कि आप स्कीम में जा ही नहीं सकते हैं, आपने कंडीशन वायलेट कर दिया है, आपका टर्नओवर जो है उसका 10% से ज्यादा की आपने सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आप स्कीम में कैसे हैं, राइट। तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका विड्रॉल हो जाएगा डीम्ड और आपको 7 महीने में ये इंटीमेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे केस उल्टा होगा, क्योंकि वहां पे मैंने रिवर्सल किया तो यहाँ पे बात आएगी आईटीसी क्लेम की। क्यों, एज ऑन मान लेते हैं 31 मार्च को मैं इस स्कीम से बाहर हो गया, 1 अप्रैल से नॉर्मल में आ गया। अब 1 अप्रैल से क्या होगा, 1 अप्रैल से जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है, तो अगर सीमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया तो 28% का मेरे को आउटपुट जीएसटी पे करना है, पर मेरे पास इनपुट तो है ही नहीं क्योंकि मेरे को अलाउड ही नहीं था, मैंने क्लेम ही नहीं किया। अब वो 28% में किस पे पे करना है, मेरे को जो स्टॉक मेरे पास है उस पर पे करना है, क्योंकि बेचूंगा ना आगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम आपको उसका आईटीसी प्रोवाइड करा देंगे, जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका आप आईटीसी ले लीजिए। अगेन इनपुट्स, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स का भी आपको आईटीसी मिलेगा, उसका भी अपन इसमें डिटेल में चर्चा करें। और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जो रूटीन वाले फॉर्म्स है वो फाइल करना। पर जब तक इस स्कीम में है तब तक आपको CMP 08 और जीएसटीआर 4 भी फाइल करना होगा। तो कोई ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि अगर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपको स्कीम छोड़नी पड़ी बिकॉज आपने कोई कंडीशन वायलेट कर दी, तो आपको हो सकता है एक ही महीने के लिए, एक ही क्वार्टर के लिए 4 रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। तो सपोज कि आपने 1 अगस्त 2020 को स्कीम सॉफ्ट आउट कर, तो आप देखेंगे आपको कितने रिटर्न फाइल करने हैं। CMP 08 फाइल करना है टिल सितंबर, मतलब सितंबर तक, अगस्त के लिए भी करना ही है। जीएसटीआर 4 तो आपको करना ही है, फिर जीएसटीआर 3 भी आपको करना है, जीएसटीआर 1 भी करना है, अगर मंथली है तो अलग है, क्वार्टरली तो अलग है, और जीएसटीआर 9 और 9 से भी करना पड़ेगा अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। तो आप देख रहे हैं, इससे इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि जब भी आपको स्कीम से ऑप्ट इन करना है, ऑप्ट आउट करना हो, या तो आप क्वार्टरली, क्वार्टर एंड के बाद करें अगर वॉलेंट्री कर रहे हैं, राइट, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद करें, 1 अप्रैल से करें जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा एडवाइस ये है कि आप जितना स्टॉक मिनिमम रखेंगे उतना इशू कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ आईटीसी रिवर्सल एज वेल एज आईटीसी क्लेम, क्योंकि जब भी आईटीसी क्लेम करने जाएंगे तो सरकार उस पर 10 तरीके सवाल पूछेगी, आपका पूरा वेरिफिकेशन करेगी। इतनी आसानी से आईटीसी मिलता नहीं है, आप सभी जानते हैं। चलिए
ऑप्टिंग आउट का प्रोसीजर क्या है? एक तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर ऊपर हो गया तो इन एनी केस आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई और कंडीशन है तो छोड़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी, ITC 01 का फॉर्म फाइल करना विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट जिस दिन ये ऑप्शन आपने विड्रॉ कर लिया, और बिल ऑफ सप्लाई की बजाय आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना। ये एक बेसिक प्रोसीजर है। तो ये भी सेम है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो हमने रिवर्सल के बारे में बात किया था, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन इसमें करनी है, बट कैपिटल गुड्स के केस में यहाँ पे जो रूल है ये दूसरा रूल अप्लाई होता है, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आता है। जहां पे हमने नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट किया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप नंबर ऑफ मंथ्स नहीं, आप क्वार्टर के हिसाब से, और हर क्वार्टर का हम आपको 5% देंगे। मतलब कि हर क्वार्टर में हम मान लेंगे कि आपने 5% अपने प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया। तो मान लेते हैं कि अगर आपका कैपिटल गुड्स यूज हुआ था 4 साल 6 महीने 15 दिन, तो हम यहाँ पे कितने क्वार्टर यूज हो गए? 4 साल के हिसाब से 16 प्लस 6 महीने के 2 प्लस 1 19 क्वार्टर्स यूज हो गए। तो टोटल परसेंटेज पॉइंट्स टू बी रिड्यूस 95%। अब कितना रिमेनिंग परसेंटेज बच गया? 5%। तो जितना भी ITC आपका आपने उस पर बनता था उसका से 5,000 मिलेगा जितना आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। और इसमें एक और कंडीशन क्या है, अगर आपका क्लेम 2 लाख से ज्यादा का बनता है तो आपको CA और CMA सर्टिफिकेशन भी साथ में लगाना पड़ेगा, और इसका वेरिफिकेशन भी होगा। जैसा मैंने कहा था कि इट इज नॉट दैट इजी कि आपको, पर अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन और आपने इनवॉइस वाइज डिटेल उसमें दे दिया, सारा रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, तो आपके क्रेडिट लेजर के अंदर ही ITC पहुंच जाएगी और वो आप आगे उसको यूज कर पाएंगे। अब इसमें एक और सवाल आएगा इनकम टैक्स के एंगल से। अब जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी थी, राइट, और मैं कंपोजिशन स्कीम में था जब मेरे को ITC नहीं मिलता था, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने पूरा जितना भी 1 लाख का जो टैक्स कंपोनेंट था प्लांट एंड मशीनरी का, उसको भी मैंने कैपिटलाइज कर दिया होगा 100%, और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा। अब से GST में कंडीशन क्या है कि जहां पे अगर मैंने कैपिटल गुड्स या GST के कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन अगर क्लेम कर लिया, तो मैं उसका ITC क्लेम नहीं कर सकता। तो अब ये एक प्रैक्टिकल इशू यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर मेरे को नहीं मालूम था कि मैं इस स्कीम में जाने वाला हूँ, और मैंने अगर उसको कैपिटलाइज कर दिया और डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया, तो यहाँ पे सवाल आएगा ITC का। तो यहाँ तो मेरे को इनकम टैक्स में उसको डेप्रिसिएशन को एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स हम उसको रिवर्स करें, सो दैट हम ये कह पाए कि टेंट अमाउंट्स की मैंने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया, देन आई एम गोइंग फॉर दी ITC क्लेम। पर इस एस्पेक्ट को भी आप ध्यान रखें बिफोर डूइंग दिस कैलकुलेशन। Okay, so now moving forward, just I will give you a brief portal view जिसमें हम देखेंगे कि इन स्क्रीनशॉट्स में ये पूरा अगर GST पोर्टल पे कंपोजिशन स्कीम कैसे फाइलिंग होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो CMP 08 है और GSTR 4 है वो फाइल जो करना है उसमें क्या क्या मेरे को डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ये आपका, और आई थिंक यू ऑल मस्ट बी एब्रिस्ड फ्रॉम दिस पोर्टल। 4 साल से हम इसको देख रहे हैं, तो हमेशा जब भी हम खोलते हैं तो कोई ना कोई नई फैसिलिटी आ जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नहीं आ गई। तो ये आपका CMP 08 का आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपका ये ऑनलाइन है। CMP 08 बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कुछ भी नहीं, वहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज का वैल्यू दिखाना, और इवन स्टेट का भी दिखाना नहीं, सेंट्रल टैक्स आप दिखाएंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो आपको एडिट भी नहीं करना पड़ेगा। और रिवर्स चार्ज की अगर कोई लाइबिलिटी वो आप दिखाएंगे, और जैसा कि GSTR 3 भी होता है वैसे इसमें भी टैक्स पेमेंट होता है, रिटर्न, और रिटर्न तो है ही नहीं, ये स्टेटमेंट फाइल हो जाता है। और इसमें कोई भी लेट फीस भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट इट इज नॉट ए रिटर्न, इसमें कोई लेट फीस नहीं लगती है। पर इंटरेस्ट जरूर लगेगा अगर आपने डिले किया पेमेंट। इसका टाइमलाइन क्या, 18 तारीख तक आपको आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर आपको ये फाइल करना है। अगर आपने ये फाइलिंग किया तो उसके बाद इंटरेस्ट का इम्प्लीकेशन जरूर रहेगा, जिसके लिए आपको इन्होंने अलग से कॉलम दिया। बस इतना से फॉर्म है CMP 08। पर अब आते हैं GSTR 4 पे, जिसपे सबसे ज्यादा जो हल्ला मचा था, सब परेशान हुए थे। जो अभी 1920 का जिन्होंने भी अगर GSTR 4 फाइल किया होगा, अब उसमें परेशानी क्या हुई थी? परेशानी ये हुई थी कि आउटवर्ड सप्लाई में तो कोई इशू नहीं, कंसोलिडेटेड बेसिस पे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं, हमें उससे ज्यादा आपसे नहीं चाहिए। पर इनवर्ड सप्लाई पे जब आए तो उन्होंने कहा कि सर हम आपसे इनवॉइस वाइज डिटेल लेते हैं।
अगर आप रूल पढ़ेंगे तो रूल कहता है इनवॉइस वाइज डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर इनवर्ट सप्लायर. अगेन दिस इज मेरली स्टैटिस्टिकल मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, क्योंकि इसका अगेन कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं अदर देन आरसीएम. आरसीएम वाले पे फिर भी समझ में आता है कि ठीक है इनवॉइस वाइज डिटेल आप दीजिए जिसमें मैंने लाइबिलिटी पे करी है. पर अदर देन आरसीएम देयर इज नो रिलेवेंस. Maybe they just want to create more and more data जिससे they can catch those suppliers. अगर जिससे आपने more than 20 lakhs की सप्लाई रिसीव करी है और उसने आपको अनरजिस्टर्ड है और 20 लाख से ज्यादा की सप्लाई कैसे दे दी आपको, तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट उसको जाके विद फ्रॉम योर डेटा कैच करें. पर एट द एंड ऑफ द डे आपको इनवर्ट सप्लाईज के अंदर इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज का अलग रेट वाइज जीएसटीएन वाइज और द रूल सेज कि आपको इनवॉइस वाइज देना है, पर जब आप फॉर्म देखते हैं और जो यूटिलिटी आई है वो आप देखते हैं तो वहाँ जीएसटीएन वाइज से भी आपका काम हो रहा है और रेट वाइज आपको डिटेल. पर इसका मतलब कि ये तो मेंटेन करना पड़ेगा तभी आप जीएसटीआर 4 फाइल कर पाएंगे. एंड सिमिलर इज द केस विद रजिस्टर्ड सप्लायर, राइट. ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड ये जीएसटीएन वाइज इज फॉर रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड के लिए आपका ये है पैन वाइज. ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी आप सप्लायर का नाम लिख के भी सप्लाई का डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज पैन का एक उसके अंदर कॉलम दे रखा है, इसका ऑफलाइन टूल भी अवेलेबल है. सो दिस इज द बेसिक ऑनलाइन पोर्टल जो फील है जिसमें आप देख सकते हैं देयर कपल ऑफ आइटम्स. इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड अदर देन रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज इसके अंदर दोनों है, आरसीएम भी है अदर देन आरसीएम भी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और इसका एक समरी जो ऑटोमेटिक आएगा टैक्स रेट वाइज इनवर्ट एंड आउटवर्ड सप्लाई. तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म इतना मुश्किल नहीं, पर इसमें जो डेटा आपसे मांगा जाए उसका कंपाइलेशन. एक तरफ आप कंपोजिशन स्कीम को कह रहे हैं कि सर आप कंप्लायंस बर्डन उसका खत्म करना चाहते हैं. जब मेरे को आईटीसी क्लेम ही नहीं करना, सो देयर इज नो पॉइंट कि आप इतना सारा डेटा मेरे से ऑब्टेन करें. सो आई थिंक फ्रॉम दिस डिस्कशन आल्सो आई जस्ट लाइक टू मेक एम्फेसिस कि इस पे डेफिनेटली सरकार को सोचना चाहिए कि इस रिक्वायरमेंट को वेव कर दें. देयर इज नो पॉइंट कि हम अननेसेसरी कंपोजिशन स्कीम वालों पे इतना बर्डन है और कुछ भी नहीं. चलिए जस्ट गिविंग योर की पॉइंटर्स. इसके अलावा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न फाइलिंग की बात करेंगे तो एज वी ऑल नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस नाउ इन जीएसटी इज लिंक्ड विद लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और स्टेटमेंट. तो सेम इज द केस विद सीएमपी 08. पुराने पीरियड का अगर फाइलिंग करेंगे तो करंट पीरियड का फाइल नहीं कर पाएंगे. नो ऑप्शन टू रिवाइज रिटर्न, कोई भी रिवीजन का तो अब सिस्टम रहा ही नहीं जीएसटी में. लेट फाइलिंग्स इज देयर ओनली जीएसटीआर 4. मेरी क्लास है 7 बजे तक की. उसके लिए नहीं. नील रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी. मैं कहता आधा घंटा स्टार्ट हुए अभी. और एसएमएस फैसिलिटी से भी आप इसको फाइल कर सकते नहीं मैंने बोला था आधा घंटा 7 बजे है, मैं करके जाऊंगा. कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस. ये बिल ऑफ सप्लाई के की कंपोनेंट्स है जो आपको देने, मतलब सारे जो टैक्स इनवॉइस में जाते हैं वो नहीं देने. चलो भेजता हूँ. सेलेक्टेड ही ओनली यू हैव टू प्रोवाइड, जहाँ पे आपका वैल्यू हो गया, सिग्नेचर हो गया, एचएसएन कोड हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डेट हो गया, नंबर हो गया, वो आपको देना है. अब इस पे मैं आऊंगा डिसीजन मेकिंग वाले पे और जुडिशरी पे. इससे पहले मैं एक बार आपको रन थ्रू करा दूं की पॉइंटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर इफ यू आर डूइंग एनी क्लाइंट फॉर कंपोजिशन स्कीम या खुद आप बिजनेसमैन है जो कंपोजिशन स्कीम फॉलो करते हैं. तो पहली चीज बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना मैंडेटरी, जो आई थिंक प्रैक्टिकली बहुत ही कम लोग इशू करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं. जहां पे वैल्यू इज लेस देन 200 ओनली देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट इज रिक्वायर्ड. अब कई बार कंपोजिशन वाले में अगर आपने 2 क्वार्टर के रिटर्न नहीं फाइल किए होंगे, रिटर्न तो आपका पूरे साल का है, जो सीएमपी 08 अगर नहीं फाइल किए होंगे, आपने देखा होगा आपके पास नोटिस आ जाता है डिपार्टमेंट से कि सर ये आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करना चाहते हैं. दे आर वेरी कीन ऑलवेज टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे जब आप लीगली अगर बात करें तो जो आपका रिक्वायरमेंट है लॉ में, जहां पे प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कैंसिलेशन का, वहां तभी है जब इफ रिटर्न फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड नॉट फाइल्ड. 3 मतलब कम से कम 3 क्वार्टर आपके कम से कम 9 मंथ्स हो गए. तो अब ये सीएमपी 08 आ गया है जब से, तब से भी ये नोटिस आपके पास आ रहा है. मेरा सवाल है कि क्या सीएमपी 08 रिटर्न है? पहली चीज, तो सीएमपी 08 रिटर्न ही नहीं है, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट.
तो जो चीज रिटर्न ही नहीं है, दिस रजिस्ट्रेशन का जो ये पावर दे रखा है, ये अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। यू कैन वेरी वेल कंटेस्ट दिस कि चाहे वो आपका 3 क्वार्टर का हो चाहे 4 क्वार्टर का, वो प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं करेगा। बट यस, अगर GSTR 4 में आपने डिले किया फॉर मोर देन 9 months, ओनली देन दिस इज एप्लीकेबल। बट ई-वे बिल का ब्लॉकिंग जरूर होगा CMP 08 की नॉन फाइलिंग से फॉर 2 consecutive क्वार्टर। ई-वे बिल आपका ब्लॉक हो जाएगा, आपका सप्लायर या फिर यू ऐसे रेसिपिएंट उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ई-वे बिल के जो प्रोविजन से, चाहे वो नॉर्मल बड़ा ढीला प्रोग्राम है तुम्हारा यार, ढीला काम है, बहुत ढीला। कंपनसेशन सेस इसमें आपका लेवेबल नहीं होगा, आपको सिर्फ टैक्स पे करना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है, स्टॉक का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, पर स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स पे। पर जब GSTR 4 के फॉर्मेट को देखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है। इंटरेस्ट पेमेंट 18% की बात हमने करी ली। रजिस्ट्रेशन के टाइम भी आपके पास ऑप्शन है कि आप वहां पे कंपोजिशन टैक्स पेयर में जा सकते हैं। और कंपोजिट टैक्स एट द प्रिस्क्राइब्ड पेबल इवन ऑन एग्जाम्प्ट गुड्स हमने बात कर ली। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आपको सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे करना, RCM की लायबिलिटी है। इंटर स्टेट परचेज अलाउड है बट एक्सपोर्ट अलाउड नहीं। इंटीमेशन हर साल नहीं फाइल करना, एक बार आप फाइल कर देंगे तो आप कंटिन्यूस इस स्कीम में रह सकते हैं। अब क्या आप गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज सकते हैं? एक सवाल आता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो क्या आप जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज सकते हैं एज ए प्रिंसिपल? तो देखिए, अपरेंटली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज लॉन्ग एज अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। आप अगर लोकल सेल ही कर रहे हैं, राइट, आपका जॉब वर्कर जो है अगर आपके विद इन द सेम स्टेट है तो कोई इशू नहीं। अगर आउटसाइड स्टेट है तब भी कोई इशू नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप उसके प्रीमाइसेस से कोई सप्लाई नहीं कर रहे। वो स्टॉक आफ्टर प्रोसेसिंग आपके प्रीमाइसेस पे आएगा, और फिर आप अगर लोकल सेल कर रहे हैं तब तक कोई इशू नहीं। अदरवाइज अगर उसके प्रीमाइसेस से करेंगे और वो अगर दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है तो वहां पे फिर वो इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, तो वहां पे आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरे को कौन सी स्कीम में जाना चाहिए? नाउ वी हैव डिस्कस इन डिटेल की डिस्कस इन डिटेल। अब कौन सी स्कीम में जाना चाहिए? नॉर्मल में रहना चाहिए या कंपोजिशन में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसके लिए की फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कौन सी स्कीम में, कौन सी में कॉस्ट ज्यादा आ रही है। प्राइसिंग देखनी पड़ेगी कि नॉर्मली क्या है। ठीक है, टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते अपने कस्टमर से, पर इवेंचुअली क्या है, जो भी आपकी कॉस्ट है 1% है, 6% है या 5% है, अल्टीमेटली आप उसको प्राइस में कहीं ना कहीं इनबिल्ट करते हैं। तो वहां आपके पास कोई स्कोप है या नहीं है वो आप देखेंगे। कंप्लायंस कॉस्ट वर्सेस टैक्स कॉस्ट। अभी कंप्लायंस कॉस्ट पर मैंने एम्फेसिस इसलिए किया क्योंकि सरकार को लगता है कि हम वी एज ए कंसल्टेंट वी आर चार्जिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम टैक्स पेयर्स। तो हो सकता है किसी को लगे कि टैक्स कॉस्ट कम है पर कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा है, ऑल्दो ऐसा है नहीं फैक्चुअली। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा किस तरह का आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी है। जहां पे मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेस है तो वहां डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक कॉस्ट बेनिफिट करना पड़ेगा। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अगर आज मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, राइट, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरा सारा लोकल सेल है, पर मुझे लगता है नेक्स्ट महीने हो सकता है मेरा कोई एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए, या मेरा कोई इंटर स्टेट का भी कोई प्लान है, एक्सपांशन का प्लान है, तो कंपोजिशन स्कीम में जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर 1 महीने बाद मेरे को उसमें इन एनी केस नॉर्मल में आना ही पड़ेगा। सो देयर इज नो पॉइंट टू गो इनटू दैट। एक हाल ही में एक जजमेंट आया है, जस्ट टू गिव यू अपडेट ऑन दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। अभी सर आपका क्वेरी भी लेंगे, किसी ने हाथ उठाया, वी विल जस्ट टेक योर क्वेरीज। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑन द पर्टिकुलर दिस टॉपिक। तो आइसक्रीम के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स को स्कीम से बाहर किया हुआ है जैसा हम जानते हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि भी दिस इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे पिटीशन फाइल करी। तो लीगली तो हाईकोर्ट ने कहा कि सर उनके पास पावर है, पर डेफिनेटली उन्होंने डायरेक्शन दी है रेस्पोंडेंट को कि आप इसको रिकंसिडर करें। तो इस पे एक डेफिनेटली एक डिस्प्यूट चल रहा है फॉर स्मॉल स्केल जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, वो भी चाहते हैं कि हम इस स्कीम में आए। सो वी कैन हैव सम अपडेट इन लेटर स्टेज ऑन दिस पर्टिकुलर, maybe from
maybe any other litigation. So this is all for composition scheme. So we can take queries if we have. If anyone wish to ask any query, please. We can have the query session. You can comment on the chat box. Just यस सर गौरव जी, आप इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शन है। गौरव जी का एक टेक्स्ट है, इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस इन दिल्ली केमिस्ट शॉप हैविंग कंपोजिशन स्कीम बट दे सेल मेडिसिन एट एमआरपी इनडायरेक्ट, दे कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर। सर उसमें कोई इशू नहीं है, वो अगर एमआरपी पे बेच रहे हैं उस पे इन एनी केस अलग से कोई चार्जिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो है कि अलग से आप उस पर कोई चार्ज नहीं कर सकते। जो एमआरपी पे बेच रहे हैं वो तो एक अलग लॉ से गवर्न होता है कि भी आप एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते पर एमआरपी पे बेच सकते हैं, तो उसमें कोई इशू लीगली नहीं। Any other queries? So otherwise we can move to our next topic, that is also a very interesting topic. चलिए, so let's move forward on लीगलिटी ऑफ जीएसटीआर 2A एंड 2B। सो अब आपको थोड़ा सा कंपोजिशन स्कीम के फ्रेम से बाहर जाना पड़ेगा एंड प्लीज कम टू अ फ्रेम ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर, जहां पे आपको रिकॉल होना चाहिए कि हम आईटीसी क्लेम करते हैं एवरी मंथ व्हेन वी आर फाइलिंग आवर रिटर्न्स को हमें दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ क्लेमिंग ऑफ आईटीसी की 2A 2B के अंदर मेरा जो सप्लायर का इनवॉइस है वो अपीयर हो रहा है नहीं हो रहा। सो नाउ वी आर कमिंग टू दैट डिस्कशन। तो लीगलिटी की अगर हम बात करें 2A और 2B की, तो उससे पहले हम समझते हैं सर ये 2A 2B है क्या, ये क्या है 2A 2B? ये कोई स्टेटमेंट है, कोई रिटर्न है, कोई एक्शनेबल डॉक्यूमेंट है, क्या है ये? क्या ये कोई स्टेटमेंट है जो सप्लायर ने या रिसिपिएंट ने फाइल किया? सप्लायर क्या फाइल करता है? सप्लायर फाइल करता है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइसेस वो अपलोड करता है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2A, और जो अब नया जीएसटीआर 2B आ गया है उसके अंदर आपको वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या सप्लायर ने जीएसटीआर 2A फाइल किया? नहीं। क्या मैंने जीएसटीआर 2A फाइल किया? नहीं फाइल किया। सो ये क्या है? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट और रिटर्न व्हिच आई एम फर्निशिंग और माय सप्लायर इज फर्निशिंग। दिस इज ओनली व्यू फैसिलिटी, जो मेरे को एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने, जो मैं इसको कहूंगा कि एक हेल्पिंग हैंड, मैं कहूंगा इसको एक हेल्पिंग हैंड उन्होंने एक आपको प्रोवाइड किया है, एक फैसिलिटी आपको दे दी कि आईटी से रिकंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो कंडीशन है आईटी से अवेलमेंट की उसके फुलफिलमेंट से हमें आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सिर्फ उतना ही इसी का लिमिटेशन है, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं। व्हाई? क्योंकि दिस इज पहली चीज, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट और रिटर्न व्हिच हैज बीन फाइल्ड बाय मी। सेकंड, दिस इज नॉट ए एक्शनेबल डॉक्यूमेंट। जो पहले जो स्कीम आई थी जीएसटी की, जीएसटीआर 1 फाइल होगा, उसके बाद जीएसटीआर 2 के अंदर उस पर एक्शन लिया जाएगा, जीएसटीआर 2 फाइल होगा रेसिपिएंट के एंगल से, एंड देन फिर जीएसटीआर 3 अपने आप बन के आएगा। वो स्कीम तो कभी आई ही नहीं। 1 के बाद क्या हो रहा है? 2 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, सिर्फ 2A एक खड़ा हो गया वहां पे आपके पोर्टल पे, बस। उसके बाद में उस पर कोई एक्शन मैं नहीं ले सकता। अगर मान ले कोई सप्लायर ने अगर गलत इनवॉइस चढ़ा दिया, मान लो 1 करोड़ का इनवॉइस था, उस पे 18 लाख का जीएसटी था, उसने 18 लाख की बजाय 1,80,000 उस पर चढ़ा दिया वहां पे, और वो पकड़ में आता है 1 साल बाद जब वो जीएसटीआर 1 अमेंड करने की डेट निकल गई। तो जस्ट बिकॉज कि मेरे सप्लायर ने एक गलती करी, वो भी क्लरिकल मिस्टेक करी कि उसने 18 लाख की बजाय 1,18,000 80,000 से इनवॉइस चला दी, तो क्या मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊँ? उसने टैक्स पेमेंट किया बराबर, बट मेरे 2A के अंदर गलती करा। अब
अब फिर उसमें मेरा क्या दोष है? I cannot take any action on it, right? So there is no independent legal obligation coming out from GSTR 2 or 2B, since जो सिस्टम मैचिंग होने वाली थी GSTR 1, 2 और 3 की, वो अभी तक एक्सटेंडेड है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। वो आगे भी ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड ही रहेगी, क्योंकि जो इसके रिप्लेसमेंट में नए रिटर्न्स आने वाले थे उसको भी स्क्रैप कर दिया गया है। इसी सिस्टम को बार बार वो इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। इम्प्रोवाइज में ट्रायल एंड एरर ही चल रहा है अभी तक, ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। सो पहली चीज कि कोई इंडिपेंडेंट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी बात कि 2A और 2B में मान लेते हैं कि मेरा इनवॉइस दिखता है, तो क्या इससे इंश्योर हो जाता है कि जो भी सेक्शन 16 की कंडीशन है सारी फुलफिल होंगी? वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या है कि जो मेरा सप्लायर है उसको टैक्स पे, वो मेरा सप्लायर है वो टैक्स उस पे पे कर दे, राइट? अब क्या GSTR 2A के अंदर वो दिख जाता है या 2B के अंदर दिख जाता है, तो क्या कहना है इससे कि उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया? नहीं, क्योंकि GSTR 1 फाइल किया है which does not ensure कि मेरा टैक्स पेमेंट हुआ है, क्योंकि 3B के बारे में तो मेरे को कोई स्टेटस उसका पता ही नहीं। अब नाउ थिंक उन्होंने 2A के अंदर एक और स्टेटस डाल दिया GSTR 3B का, बट स्टिल उससे सिर्फ फाइलिंग स्टेटस पता लगेगा। स्टिल आई कैन नॉट मेक श्योर कि मेरे उस इनवॉइस पे उसने टैक्स पेमेंट किया है नहीं किया। 2A 2B उसको नहीं बताता है, तो it does not help me from the point of view of availment of ITC condition under section 16 subsection 2, वहां पे भी मदद नहीं करता है। तो क्या अब इसका लिमिटेड स्कोप क्या रहेगा? इसका ओनली लिमिटेड स्कोप क्या रहेगा, इस पे हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल 36 सब रूल 4। अब रूल 36 सब रूल 4 क्या है? रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है, ये आपके सामने है। जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन furnished by the supplier under subsection 1 of 37, मतलब 37 के अंदर GSTR 1 इन्फॉर्म और यूजिंग IFF फैसिलिटी आ गई, shall not exceed the 5% of the eligible credit available in respect of invoices or the details of which have been furnished by the supplier। तो इवन 36(4) अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी कई 2A और 2B का जिक्र करता ही नहीं। वो सिर्फ इतनी सी बात करता है कि आपके सप्लायर का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। कल को अगर बिकॉज ऑफ पोर्टल इशू कि ठीक है GSTR 1 में उसने इनवॉइस सही से अपलोड किया पर मेरे 2A में गलत आ रहा, उसका क्या? देन 36(4) does not say anything about 2A 2B। तो आप देख सकते हैं कि 2A 2B पे कोई कुछ कह ही नहीं रहा। 2A 2B कहाँ से आ रहा है निकल के? 2A 2B सिर्फ रूल से आ रहा है निकल के, जहां पे ये बोला गया था सेक्शन 37 में, ये कहा गया था जब ये आया था कि जो भी सप्लायर डिटेल्स अपलोड करेगा GSTR 1 में वो रेसिपिएंट को कम्युनिकेट होंगे इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर। तो बस ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है, एक फैसिलिटी है जो एक आपको एक GSTR 2A के फॉर्म में मिलती है, और नाउ फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स आपको 2B के फॉर्म में भी ये नजर आती है। तो अगर लीगलिटी की बात करें तो इसका जो 2A 2B का इंडिपेंडेंट कोई लीगलिटी नहीं है। It is only aiding and helping me to fulfill any condition of ITC availment, and most importantly एक तरह से रूल 36(4) को हम कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए we needed some statement, तो उन्होंने दे दिया। 2A पहले था, अब उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए उस फैसिलिटी को, जिसमें और कन्वीनियंस ऐड करने के लिए उन्होंने एक स्टैटिक स्टेटमेंट दे दिया GSTR 2B। अब 2B और 2A में क्या फर्क है? 2A जो है, 2A आपका डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जो रेगुलर रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। आज मैं 2A डाउनलोड करूं, 10 दिन बाद डाउनलोड करूं, उसमें आपको फर्क दिखेगा। जबकि 2B क्या एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है हर महीने का, कि आपको ये उन्होंने बता दिया कि सर ये एक तरह से आपका एक इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है, आंख बंद करके आप इसमें जो क्रेडिट हो रही है वो ले लीजिए, या इससे प्लस 5% और ले लीजिए, आपका 36(4) हो जाएगा। ऑल्दो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इस पे आया नहीं है। जो सर्कुलर आया था, जब 36(4) आया था, उसके साथ में एक सर्कुलर आया था, वो कहता है कि आप 2A से चलें। 2A कब डाउनलोड करना है वो भी सर्कुलर में लिखा हुआ, ऑल्दो रूल उस पर कुछ नहीं कहता, अगेन साइलेंट है। पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको 2B फॉलो करना है, 2B फॉलो करना है या नहीं करना। एज पर सर्कुलर 2A चल रहा है, राइट? पर हम अगर रूल से चलें तो रूल में ना 2A है ना 2B है। So this is merely a facility provided.
बट टू बी जो स्टैटिक स्टेटमेंट, उसमें डेटा फ्रीज हो जाता है। पर उसमें भी एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल चैलेंज है जो सब फेस कर रहे हैं। टेक्निकल चैलेंज क्या है? टू बी में क्या होता है कि एक उन्होंने कट ऑफ डेट दे दी कि इस पर्टिकुलर 13 तारीख से, इस महीने की 13 तारीख से अगले महीने की 11 तारीख तक, इस बीच में जितने भी रिटर्न फाइल होंगे, मतलब अगर आपके सप्लायर ने आज से 10 महीने पहले का भी GSTR 1 आज फाइल किया, इवन जीएसटी पोर्टल पे हम जाते हैं तो GSTR 1 अगर मैंने पिछले महीने का, पिछले क्वार्टर का फाइल नहीं किया, तो भी मैं करंट महीने का, करंट क्वार्टर का फाइल कर सकता हूँ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सकता है गलती से कोई रिटर्न रह गया या वैसे ही डिले चल रहे हैं, तो जितने भी उस पर्टिकुलर कट ऑफ जो विंडो दे रखी है उसके अंदर जितने भी रिटर्न फाइल होंगे, उसमें जितने भी इनवॉइसेस अपलोड होंगे, चाहे वो जनवरी 2020 का हो, चाहे मार्च 2020 का हो, चाहे वो दिसंबर 2020 का, वो मेरे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि मैंने उसकी ITC ऑलरेडी क्लेम कर ली हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसको रिकॉर्ड कर लिया था, और टू बी आपको अब जाके दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैं उस पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता, चाहे वो टू हो चाहे टू बी हो, मेरे को इनवॉइस वाइज जाना ही पड़ेगा और मैन्युअल रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, which is adding a lot of unproductive time and efforts for all of us. So as you can see, it's a static statement है। इसमें डॉक्यूमेंट कब से आएंगे? 12 तारीख से 11 तारीख तक, उसके बाद ये लॉक हो जाता है। अब जब से ये IFF फैसिलिटी आई है तो IFF के लिए उन्होंने एक डेट दे दी है, वो डेट है आपकी 14 से 13। तो अल्टीमेटली ऑन 14 या 13 को आपको ये टू बी स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। और क्या है कि 3B जो आ रहा है आपका, 3B जब फाइल करने जा रहे हैं तो वहां पे भी ऑटो पॉपुलेशन आपका 2B से हो रहा है। तो इस पे इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। 2A नॉट टू बी दोनों स्टेटमेंट नहीं। अब इसके जो नोटिस आते हैं GSTR 3B वर्सेस 2A के नोटिस आते हैं, वो भी बहुत तंग करते हैं ASMT लेवल में। ना ही उन नोटिस में कोई डिटेल्स होती है, सिर्फ एक फिगर होता है। वो फिगर जब मैं मैच करने जाता हूँ अपने पोर्टल पे कि मेरा कितना दिख रहा है, वो अलग होता है। उनके पोर्टल से जो फिगर आ रहा है वो अलग आ रहा है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ और कह रही है, मेरा GSTR 3B कुछ कह रहा है। दे आर कपल ऑफ डिफरेंट फिगर्स एवरीवेयर, पर इसके आपके पास नोटिस आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से सेक्शन 61 को पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है? वो कहता है the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person. May scrutinize what? Furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform your district. तो वो क्या स्क्रूटनाइज कर सकता है? वो वही स्क्रूटनाइज कर सकता है जो मैंने फर्निश किया है। क्या GSTR 2A या GSTR 2B मैंने फर्निश किया? नहीं। जब मैंने वो फर्निश ही नहीं किया तो लीगली, अगर टेक्निकली स्पीकिंग सेक्शन 61 में इसकी स्क्रूटनी होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस 2A 2B, पहली चीज, आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन, आई हैव नॉट फर्निश्ड इट, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि उसमें क्या डेटा आ रहा है। तो आप ये डेफिनेटली यू कैन कंटेस्ट, बट ठीक है कि प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस है कि वी ऑल फॉलो दी, जो भी नोटिस आते हैं हम उसके रिप्लाईज भी उसमें डालते हैं, रिकंसिलिएशन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। But this is a very good legal ground. Definitely, जब भी आप नोटिस का रिप्लाई बना रहे हैं तो definitely you should incorporate this aspect. अब एक जो डेवलपमेंट आया है बजट के अंदर, जो 36(4) का कोई लीगल बैकिंग नहीं था, कि कोई उसका लॉ के अंदर कोई प्रोविजन नहीं था, तो वो एक तरह से उन्होंने एक नया प्रोविजन लेके आए। 16(2)AA करके सेक्शन कंडीशन आई है। अब यहाँ पे तो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि आपको ITC नहीं देंगे जब तक आपका वो डिटेल GSTR 1 में सप्लायर नहीं चढ़ाएगा, ITC देंगे। तो मतलब बात है, या तो ITC ले लें या बिजनेस कर लें, दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, ऐसा लगता है। Although this provision is still in proposal stage, अभी से बजट प्रपोजल है, फाइनेंस बिल है, अभी ये प्रेसिडेंशियल असेंबली होगा, एक्ट पास होगा, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। So on a concluding note अगर हम बात करें, since प्रैक्टिकली हमने लीगल सारे डिस्कशन कर लिए उस पर, प्रैक्टिकली बात करें तो अगर आप रूल 36(4) को अगर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट टू, ठीक है, वी आर सेटिंग असाइड देयर आर कपल ऑफ लीगल इश्यूज स्टिल इन 36(4) की, ये अप्लाई होता है नहीं होता है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, उस पर हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी पिटीशंस लगी हुई हैं, नोटिस इशू हुए हैं, बट स्टिल देयर इज नो डिसीजन येट, और इसका कोई भी अभी तक कोई लीगल बैकिंग नहीं आज की तारीख में तो नहीं।
But still, if you are following because to avoid any litigation or any issues from the department, if you are following it, so in our humble opinion, GSTR 2B is better as compared to GSTR 2A. Why? क्योंकि it is more convenient, एक static statement है. Even government is also giving preference to GSTR 2B because जो GSTR 3B में data आ रहा है, वो भी आपका 2B से ही auto populate होता है. तो we can see कि ultimately आने वाले time में अगर department मैचिंग करने वाला है तो वो 2B से आपका month wise मैचिंग करेगा, क्योंकि 2A में it is actually very difficult. रूल 36(4) को फॉलो करना 2A के लिए आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे मंथ वाइज हर बार आप उसको अलग से डाउनलोड करें, उसका कैलकुलेशन करें. इट्स अ कन्वर्सन प्रोसेस. सो कंपैरेटिवली 2B इट्स हैव इट्स ओन लिमिटेशंस, बट स्टिल. और आप इसलिए आप 2B पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको उसका इनवॉइस वाइज रिको करना चाहिए. पर अगर 2B के कारण कोई ऐसा कोई नुकसान हो रहा है आईटीसी का, अब नुकसान कैसे होगा? क्योंकि सर 2B में क्या है कि 2B में उन्होंने कट ऑफ डेट दी. अगर किसी भी सप्लायर ने, मान लीजिए मंथली है, उसने एक दिन भी अगर डिले कर दिया GSTR फाइल करने से, तो मान लेते हैं जनवरी का मेरे को अब 3B फाइल करना है. मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक आईटीसी एक वेंडर की 10 लाख. अब मैं जब 2B डाउनलोड करने गया तो उसके अंदर वो आईटीसी मेरे को दिखी नहीं. क्यों? क्योंकि जो मेरा वेंडर था वो पता लगा उसने एक दिन का डिले कर दिया. उसने 11 तारीख की बजाय वो रिटर्न 12 तारीख को फाइल किया. तो जब मैं 11 से लेट करूंगा एक दिन भी, तो वो क्या होगा कि वो अगले महीने के 2B में दिखेगा, इस महीने के में नहीं दिखेगा. इसके कारण हो सकता है कि आपको आईटीसी अगर आप क्लेम नहीं कर पाए तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़े. तो वहां पे डेफिनेटली वी शुड रिकंसिडर एंड वी शुड क्लेम आईटीसी. अगर वो GSTR 2A में अगर आपके दिख चुकी है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इश्यू. एंड अगेन क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स में भी इशू आता है कि पूरे जनवरी से मार्च तक के पीरियड की आईटीसी जो एक साल अप्रैल में दिखेगी, हम अप्रैल में जाके क्लेम करें, आज ही क्लेम करें, इट इज अगेन अ डिबेटेबल इशू. पर जब रूल 36(4) कहते हैं तो वो कहीं पे भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता. अगर 37 सेक्शन खुद आपको कहता है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की फैसिलिटी आपके पास है, और कुछ वेंडर्स अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं विद इन दी टाइमलाइंस जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी वायलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईटीसी एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूल 36 सब रूल 4. आप उसको इग्नोर करके आप बुक्स ऑफ अकाउंट से फॉलो कर सकते हैं. इवेंचुअली यू कैन डू अ पैरेलल रिकंसिलिएशन एक्सरसाइज, आप उसकी कर सकते हैं. So this is all from my side. If we have any queries on these two topics, be it composition scheme or 2A 2B, which is a very debatable topic, and there may be a difference of opinions across the board, so I'll be happy to take them up. Over to Sumit ji. सर हमें एक चीज पूछना था सर आपसे. हाँ जी सर. जी एक्चुअली हमारे जो सर्किल ऑफिस के हैं, है ना, मैं गिरिडीह में कर रहा हूँ प्रैक्टिस. तो यहाँ पे सर्किल ऑफिसर क्या कर रहे हैं कि जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो बार बार हर क्वार्टर में वो जो आपका ASMT 11 है वो इशू कर देते हैं. ओके. अच्छा. और जब मैं उनको जवाब देने के लिए जाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि पहला तो उसका पता नहीं, एक तो एटीट्यूड तो अलग है, वो तो खैर उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है. वो रिसीविंग भी हमें नहीं देते हैं. जैसे कि मैंने गया, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगा ये वो. और उसका अगर मैं किसी मंथ में नहीं जाता हूँ तो उनका कहना होता है कि आप लोग आते नहीं है जवाब देने के लिए, अगर नहीं आओगे तो मैं DRC 07 इशू कर दूंगा, फिर दौड़ते रहना डिपार्टमेंट. तो इस केस में आप क्या करना चाहते हैं सर? मतलब कैसे इस चीज को फेस किया जाए? और हमारा डे टू डे हम पर हो जाता है. आपको जो ASMT जो आपको इशू होता है वो ऑनलाइन दिखता होगा, आप ऑनलाइन उसका रिप्लाई कर रहे हैं? नहीं सॉरी, ASMT 10 आता है शायद हमारा, ASMT 10. हाँ, जो ASMT 10 जो आपका आता है वो ऑनलाइन ही दिखता होगा? नहीं दिखता है सर, नहीं दिखता है, पोर्टल में नहीं दिखता है. तो आप एक लेटर तो ये लिखें कि ये मैंडेटरी है कि ये पोर्टल पे दिखे. उसका एक आप रूल उसमें रेफर करें कि पहली चीज तो आप उसको पोर्टल पे डालें, हम पोर्टल पे उसका जवाब देंगे, और फिजिकली डेफिनेटली दे हैव टू टेक योर रिप्लाई, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. और आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली DRC 07 वाला कोई एक्शन इसमें हो सकता है. सर वो बिल्कुल मतलब धमकी देते हैं कि मैं कर दूंगा, आप फिर आप दौड़ते ना डिपार्टमेंट में. दिस इज ओनली अ प्रेशराइज्ड टेक्निक की जिससे ठीक है कि आप डर जाए और आप रिवर्सल कर दें या लाइबिलिटी पे कर दें.
जी जी। पर डायरेक्टली DRC 07 इसमें नहीं होगा, पहले आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा, उसका जवाब देंगे, देन ओनली ऑर्डर पास होगा, उसके बाद ये हो सकता है। वही परेशानी हुई थी सर। एक्चुअली क्या हुआ, जब SMT 1011 ने इशू किया तो हम जब डिपार्टमेंट गए तो वहां इन्होंने लिया नहीं, और मैंने देखा पोर्टल में भी चूंकि दिख नहीं रहा था तो वहां पर भी मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो यही परेशानी हुई, तो इसी में वो मतलब अजीब सा रिएक्ट करने लगे, और हमेशा हर क्वार्टर में दे देते हैं, मेरा रेगुलर वर्क हम पर होता है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेवल पे आप इसको अप्रोच करें और उनको यही सजेस्ट करें और रिक्वेस्ट करें कि आप पोर्टल पे उसको दें। ये आपका स्टेट जुरिसडिक्शन हो गया ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। उधर ही बैठा हूँ सर, वो बैकग्राउंड सही है। जी सुमित जी, if you have any queries so we can take up, or otherwise we can conclude the session. निखिल जी, आई होप सेशन कंप्लीट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सेशन कंप्लीट हो गया है और क्वेरीज भी ऑल दो सारे रिजॉल्व हो गए। अभी एक रिसेंटली क्वेरी आई है सनी जी की, वो मैं एक बार टेक। सो सनी जी, राइट जी, प्लीज। हाँ जी, तो सनी जी का क्वेश्चन है, आफ्टर इंसेप्शन ऑफ QRMP इफ यू पंच IFF जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अभी आई है, सो वेदर इट विल अपडेट टू बी ऑफ द परचेसर। यस सर, डेफिनेटली ये फर्निशिंग फैसिलिटी लाने का कारण ही है कि वो आपके जो परचेसर है उनके 2B और 2A के अंदर अपीयर हो जाए, वो डेफिनेटली अपीयर होगा। Hello, good evening, sir. Can I ask my question? Yeah, हाँ जी। Yeah, sir. 2A and 2B, I think both are similar statement. Right. So what should we refer, 2A or 2B? सर दोनों में जो डेटा आ रहा है वो अल्टीमेटली उसका सोर्स डॉक्यूमेंट तो एक ही है, GSTR1, राइट? दोनों का सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो 2B लाया गया उसका पर्पस ये है कि जो रूल 36 सब रूल 4 की कंडीशन है 105% वाली, जो आपको मंथली फॉलो करनी, तो उसको उसके लिए एक ये कन्वीनियंट स्टेटमेंट उन्होंने बनाया कि हम आपको एक मंथली स्टेटमेंट दे देते हैं। इस मंथली स्टेटमेंट से आप अपना ITC क्लेम करें। तो नाउ इट इज अप टू यू कि आपका किसमें ज्यादा कन्वीनियंस है। जो अक्रॉस अगर आप मेजोरिटी की बात करेंगे तो 2B इज बीइंग फॉलोड नाउ, क्योंकि उसमें एक स्टैटिक स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, जबकि 2A आपका डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है। तो इन आवर ओपिनियन आप 2B फॉलो कर सकते हैं उस केस में। ओके, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन कि जिस हिसाब से GST को डे टू डे और कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, क्या हम इसको अपने ICAI के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेशन GST काउंसिल को नहीं दे सकते कि हम हमारा धंधा क्यों बंद करना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से ये काम आजकल हो रहा है, हमारा इवन स्लीपलेस नाइट हो जा रहा है बहुत सारे दिन, कि कल को क्या आ जाए वी कांट से। ये सुमित जी पहुंचाएंगे। हितेश जी, मैं जवाब देता हूँ। ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से पर्सनल भी हम लोगों ने अपने फर्म से भी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इन सारे इश्यूज पर। इवन इंस्टीट्यूट भी देता है, कहीं ना कहीं कुछ अडॉप्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। स्टिल हमारा भी फोकस है कि और भी जो इश्यूज आपके सामने हैं आप बताएं। इवन जितना 36(4) का जो इश्यू था, 86(1) रूल आया, GST ऑडिट, ये सारी रिप्रेजेंटेशन हमने इंस्टीट्यूट को दी है। इवन गवर्नमेंट को भी लेटर दिया, आप मेरी साइट पे, कासा की साइट पे देख भी सकते हैं, सारी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। और हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के इश्यू सामने आए
अभी आपको पता है 26 को भी ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक रखी है जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन को लेकर जो Yes, इशू है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग लगे हैं। स्टिल गवर्नमेंट का क्या व्यू है ये हम सब देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने व्यू से ही चलती हैं रादर देन प्रोफेशनल की जो सजेशंस पहुंचती हैं। फिर भी हम लोग अपने फोरम पे कोशिश कर रहे हैं पूरी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर क्वेरी अगर आज के सेशन से रिलेटेड कोई रह गई है, अदरवाइज हमारा आज का सेशन निखिल जी का मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर कोई और क्वेरी है no, शिवानी my query is already resolved. I'm thankful to Okay. Mr. Nikhil. Thank you, sir. Thank you a lot. थैंक यू। Thank you, एनी अदर Nikhil ji. पार्टिसिपेंट अदर कोई क्वेरी निखिल जी एक क्वेरी आई थिंक सुनील मंगला जी की फ्रॉम फरीदाबाद 2A कैन बी चेंज बट 2B कैन बिल्कुल ठीक है, आई थिंक फैक्चुअली वो बताना चाह अच्छा रहे हैं तो फैक्चुअली ओके 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 ओके। तो आई होप सभी को पीपीटी भी कल की मिल गई होगी और आज की भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल आज रात में करा दी जाएगी दोनों दिन की। और नेक्स्ट 2 डेज के लिए टुमारो जीएसटी ऑडिट, टुमारो सेशन इज ऑन GST refund export import by Arun Arora ji, and day after tomorrow on GST audit and annual return by Achal Kapoor ji. So let's join tomorrow and day after tomorrow. मैं आप मेरे नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा रोशन जी, मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, आसान रहेगा ज्वाइन करना। किसी भी तरह की कोई इशू है, कोई भी रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरे नंबर पर पिंग कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी मैसेज। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nikhil ji, for your wonderful session. Thank you, Sumit ji. Thank you very much Thank you, sir. for Thank you. organizing these conferences on regular basis, especially on GST. So we always get opportunity to share our thoughts on it. And thank you. Thank you, Nikhil ji. Thank you all.